बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपका दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, आज साल का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन को हम जो हमारा गुज़रा हुआ साल है उसको याद करते हैं, उससे सीखते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह की रहमत से एक और साल जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। नाज़रीन, आज के ही दिन हम अल्लाह ताला से पुरुमीद भी होते हैं। हमारे दिलों में एक नई ख्वाहिशात होती हैं, उम्मीदें होती हैं कि इंशाअल्लाह आने वाला साल जो है हमारे लिए रहमतों भरा होगा। हम इंशाअल्लाह इस साल अब अल्लाह ताला की रहमत से अपने जितने भी गोल्स हैं उसको अचीव करने में कामयाब होंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपका भी गुज़रा हुआ साल जो है वो अच्छा गुज़रा हुआ होगा, अल्लाह ताला की रहमतें बरसी होंगी और आप भी अल्लाह ताला से जो है वो दुआएं कर रहे होंगे कि आने वाला साल जो है वो बाबरकत हो, बारहमत हो। नाज़रीन, हम प्रोग्राम पे बढ़ने से पहले नाज़रीन, मेरे एक टीचर थे डॉक्टर शहज़ाद, जो कि कैंसर से लड़ रहे थे। एक दफ़ा उन्होंने कैंसर को जो है वो मुकाबला किया, उसको हराया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो लास्ट स्टेजेस में हैं और हम सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है वो शिफा याब करेंगे और एक मिरेकल होगा कि डॉक्टर शहज़ाद जो हैं वो इंशाल्लाह इस कैंसर को हराएंगे और दोबारा से सेहतयाब होंगे, दोबारा से क्लासेस में जाएंगे और स्टूडेंट्स को उसी तरह पढ़ाएंगे जिस जज्बे से वो पढ़ाते होते थे। नाज़रीन, आज की जो मेरी गेस्ट हैं रिपोर्टर रूही टीवी सुहेरा तारिक, वो भी उनकी स्टूडेंट हैं। हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं मैम हमना, वो भी उनके स्टूडेंट्स हैं। सारे हमारे जो कॉलीग्स हैं वो आज उसी टाइम को याद कर रहे थे कि किस तरह सर पढ़ाते होते थे। एक सर का एक जज्बा होता था, सर अपने एनेक्डोट से पढ़ाते थे। तो हम ये जो नया साल है, आने वाला साल है, इस पर अल्लाह ताला से ख़ास दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे और दोबारा हमारे दरमियान हो, दोबारा हम जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाएं और वो आके फ़ील्ड्स में उनका नाम रोशन करें, अपने फैमिलीज़ का नाम रोशन करें। नाज़रीन, इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम आज का अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है एजुकेशन सेक्टर के हवाले से, क्योंकि सुहेरा जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर को कवर करती हैं। इनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि ये साल एजुकेशन के लिए किस तरह का रहा। वुमेन एम्पावरमेंट पे सुहेरा बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, तो ये साल वुमेन्स के लिए काफ़ी खसूसी अच्छा था। हमने देखा स्कूटीज़ चलती हुई, स्कूटीज़ की स्कीम्स आई, वुमेन फोर्सेस बनाई गई, तो इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सुहेरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेरा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेरा, नए साल का जो है वो अब शुरू होने वाला है। कल जो है वो 2026 का पहला दिन होगा। आप किस तरह देख रही हैं आने वाले साल को? आज आखिरी दिन है और मैं तो 3-4 दिन से काफ़ी इमोशनल भी फील कर रही हूँ। आई डोंट नो क्यों, कि जब नया साल शुरू होता है तो इंसान ने बड़ी चीज़ें सोची होती हैं, बहुत सारे गोल्स बनाए होते हैं कि मैं ये करूँगा, और देखते देखते साल ख़त्म हो जाता है। कुछ चीज़ें हमारी पूरी होती हैं, बहुत सी ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं, उनको फिर हम अपने साथ नए साल में लेके जाते हैं। तो 2026 आ रहा है और दुआओं के साथ उसका वेलकम होगा इंशाल्लाह। और मेरी दुआ है कि सब लोगों का ये साल जो है वो अच्छा गुजरे। इस साल में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, अगर मैं अपने हवाले से बात करूं तो मेरे लिए कोई बहुत अच्छा साल ये नहीं गुजरा, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये है कि उम्मीद करते हैं कि अगला साल जो है वो अच्छा हो। और मैं वैसे इस तरह से, आजकल आपने देखा होगा, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो वो नए साल की भी बड़ी वो बता रहे होते हैं कि फ़लाँ जो स्टार है उसके लिए नया साल ऐसे होगा। मैं उसे स्किप कर देती हूँ कि आप पहले ही कुछ दिमाग में ना सोचें कि अच्छा ये होगा। अल्लाह ताला पे मेरा ख्याल है चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन एक गोल्स तो बना लेने चाहिए। हाँ, गोल्स होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही है और वो तो तब से हैं कि जब से मैं बचपन से आगे गई तो वो तब से ही गोल्स हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इंसान चाहता है कि वो अचीव करे, अपने आप को कहाँ देखना चाहता है। तो होपफुली मुझ समेत, आप समेत सब लोगों का नया साल बहुत अच्छा गुजरे और ये साल भी अभी आज का दिन बाकी है तो सबके लिए खैर व आफियत का दिन हो आज का। आमीन। अच्छा सुहेरा, एजुकेशन सेक्टर के बारे में बताइएगा कि एजुकेशन सेक्टर को अगर हम एक समअप करें, एक साल में, इस साल एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी सारा हमने देखा कि नए सिलेबस भी आए, नई तरह की स्कीम्स भी आई, तो किस तरह का रहा ये साल एजुकेशन के लिए? एजुकेशन के हवाले से तो बहुत अच्छा रहा है। एक और छोटी सी चीज़, आज बारिश हो गई है। अब वाकई कल हम यही बात कर रहे थे, रज़ा मलिक साहब हमारे साथ थे और हम यही अल्लाह ताला के बारे में बात कर रहे थे कि शायद इस दफ़ा अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं और हमें जो है वो बीमारियां हो रही हैं, लेकिन अल्लाह ने सुन ली हमारी और आज जो है वो बारिश हुई, अब्र रहमत बरसी और हम जो है वो जो बीमारियां हो रही थी ड्राई वेदर की वजह से, इंशाल्लाह वो जो है वो ख़त्म होना शुरू होगी। वेट कर रहे थे ना कि साल की पहली बारिश नहीं हुई, सर्दियों की बारिश नहीं हुई और वेदर डिपार्टमेंट ने तो अलर्ट भी जारी किया हुआ था कि 30 से 2 जनवरी तक होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी हुई है बारिश, लेकिन हुई है और मुझे तो पता भी नहीं है कब हुई। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा अच्छा बारिश नहीं, सुबह उठ जाया करें ना आप जल्दी, आपकी तो वैसे भी एक रूटीन आप बता रही होती हैं नाज़रीन को, आपकी एक रूटीन बहुत अच्छी है।
अच्छा नहीं, अब तो मैंने बेहतर कर ली है। जहाँ मैं 9 बजे उठा करती थी, अब मैंने वो थोड़ा सा उसको पीछे लेके गई हूँ। 8:30 बजे उठ जाते हैं। 8:30 के करीब। और वो चाय वाली जो मेरा नुकसानदेह चीज़ थी वो भी कम कर दी है मैंने। तो यही चीज़ें। अच्छा, मैं कहीं पे सुन रही थी कि आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें तो हासिल कर लेते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ है सेहत का। जैसे अभी शहजाद साहब की बात हो रही थी, तो माशाल्लाह उन्होंने ज़िंदगी में कितना कुछ अचीव किया है ना, और कितने सारे उनके भी गोल्स थे जो शायद उन्होंने अचीव भी कर लिए और बहुत कुछ करना भी चाहते होंगे, लेकिन बस अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। और जितने लोग बीमार हैं उनको सेहतियाब करे। अब तो बारिश हो गई है तो होपफुली एयर क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर शहजाद साहब के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो मुझे ज़रा बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा। सर एक बड़ा एनेक्डोट से पढ़ाते होते थे, अपने तजर्बात से पढ़ाते थे और बड़ा क्रिएटिव राइटिंग पे बड़ा बिलीव रखते थे। ऐसे ही है। अच्छा, मैं उनकी स्टूडेंट तो हूँ, लेकिन ऐसे रेगुलर मैंने उनसे क्लासेस नहीं ली, सब्जेक्ट दूसरा था, लेकिन बतौर इंसान मैंने उनको देखा है कि बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत सॉफ्ट। और जिस तरह से एक होता है ना कि टीचर का स्टूडेंट के साथ गैप, वो चीज़ नहीं थी। तो बड़े ही काइंड और बड़ी दुआएं देते थे और बहुत ज़बरदस्त थे। तो अफसोस हुआ सुन के ऐसे, जैसे भी हमने साल के आखिरी एक दफ़ा सर ने जो है वो हराया हुआ है और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस दफ़ा दोबारा। ये शॉकिंग न्यूज़ है कि दोबारा से अटैक किया, लेकिन इंशाल्लाह जैसे पहले उन्होंने फाइट किया है तो आगे भी करेंगे। और अब तो आप देखो, कैंसर कोई इस तरह की बीमारी नहीं रही कि जिसका इलाज नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैंसर को मात दी है और फिर नई जिंदगी की तरफ आए हैं। तो इंशाल्लाह डॉक्टर शहजाद तो एक बड़े बाहिम्मत और बड़ा जो है वो मैनिफेस्ट करने वाले हैं। कोई भी आपको बीमारी हो तो मैंने ये देखा है कि आपकी विल पावर होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको बुखार भी है, चाहे आपका कोई माइनर सी सर्जरी भी हुई है, तो उसमें भी जब तक आप अपने पाँव पे खड़े होने का सोचते नहीं है कि नहीं मैंने उठना है, मैंने हिम्मत करनी है, तो आप ठीक नहीं हो सकते। तब तक आपको अपने लिए उठना पड़ता है। अच्छा, इंशाल्लाह जो है वो डॉक्टर शहजाद जो है वो इसका मुकाबला करेंगे और एक दफ़ा हम दोबारा उनको दावत देंगे और आके वो अपनी जर्नी जो है वो शेयर करेंगे हमारे साथ कि किस तरह उन्होंने जो है वो मुकाबला किया। तालीमी बोर्ड में नए साल का अब जो है वो पेपर्स होने जा रहे हैं, कुछ मॉडल पेपर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। उसकी क्या डिटेल्स हैं, किन क्लासेस के लिए जारी किए गए? ठीक है, ये हम देख रहे थे कि शॉर्ट सिलेबस अब नई चीज़ लॉन्च हो गई है। ये तकरीबन 2 महीने पहले शॉर्ट सिलेबस जो है उसका बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं आया था। वो सिर्फ एक रूमर थी कि शायद सिलेबस चेंज होगा और स्टूडेंट्स को कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब सिचुएशन ये है कि जो नेक्स्ट इम्तहानात होने हैं 2026 के, उसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट। अभी पहले उसमें चूँकि 9th के पेपर होते हैं और फिर फर्स्ट ईयर के होते हैं, तो इन 2 क्लासेस का शॉर्ट सिलेबस और मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी कर दिए हैं। अगर हम प्रीवियस देखें ना, तो प्रीवियस ये होता था कि अगर मार्च में पेपर हैं तो 15 मार्च को फॉर एग्जांपल पेपर है तो 1 मार्च को मॉडल पेपर आ रहा होता था। अब वो 10-15 दिन में स्टूडेंट्स ने क्या तैयारी करनी है। अभी आप देखें कि तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका है, मॉडल पेपर्स भी बोर्ड की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो शॉर्ट सिलेबस है, शॉर्ट सिलेबस के हवाले से थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक चीज़ आई थी कॉन्सेप्चुअल पेपर्स के, कॉन्सेप्चुअल सवालात होंगे और स्टूडेंट्स ने उसमें बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाई थी। तो फिर उसको चेंज करके अब शॉर्ट सिलेबस आ गया है, उसके अंदर वो पूरी चीज़ें होंगी जो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल सवालात में नहीं हल कर पाते थे। यानी कि अब बुक्स के अंदर से ही कुछ ऐसी चीज़ें ली गई हैं, कुछ ऐसे सवालात लिए गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एसेज लिए गए हैं जो कि डिफरेंट तरह से बयान किए गए हैं। उसमें उनके पूरे क्वेश्चंस, आंसर्स सब कुछ है। और बोर्ड ने ये भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि शॉर्ट सिलेबस और मॉडल पेपर्स के तरीके के मुताबिक ही पेपर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप इन सारे इक़दाम को किस तरह देखनी है? ये बेहतर हैं, पिछले जो हमने गलतियाँ की उनसे सीखा है? बिल्कुल बेहतर है। आप देखो एक पूरी बुक है, उसमें फॉर एग्जांपल 20-30 चैप्टर हैं और स्टूडेंट्स उसको रट्टा लगाई जा रहे हैं। हम लोग आप और मैं तो लगाते होते थे। तो लगाते थे, तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेन चीज़ों के अलावा जो मैंने समझ के पढ़ी है, मुझे नहीं याद कि मैंने क्या पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल हम वो डायग्राम बनाया करते थे, कहाँ यूज़ करते हैं वो हम? तई वो होता है प्रैक्टिकल यूज़ में, फिर आपको बताऊंगा कि कहाँ पर यूज़ होता है। हर फील्ड में नहीं है ना। जिसने इंजीनियरिंग में जाना है, मे बी उसके लिए वो यूज़फुल है। तो हम लोग रट्टे लगाते थे, एसेज को, मिस्टर चिप्स को पढ़ा करते थे। नाज़रीन, ये सुहेरा अपनी बात करी है, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं मैट्रिक में भी, एफएससी में भी। मैट्रिक में मेरे भी बहुत अच्छे थे। इंटर में मैं थोड़ी बीमार हो गई थी, फिर यूनिवर्सिटी में भी मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, ऐसा नहीं है निकम्मी नहीं हूँ मैं। तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि रट्टा सिस्टम, यानी कि हम टोटली रट्टा लगाते हैं, हमें पता नहीं होता कि इस ऐसे का, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, मकसद क्या है।
उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब शॉर्ट सिलेबस से स्टूडेंट को ये फ़ायदा होगा कि अगर वो सिर्फ वो पूरा भी तैयार कर लेते हैं और उसको समझ के पढ़ लेते हैं तो वो आपकी पूरी बुक के मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, आप वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बताइएगा कि हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी स्कूटीज़ नज़र आ रही हैं आजकल, जो फीमेल्स हैं वो किसी की मोहताज नहीं है। पहले भाइयों का वेट करना पड़ता था, वालिद साहब का वेट करना पड़ता था कि वो हमें पिक एंड ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे। आजकल खुद मुख्तार होती जा रही हैं। हमारी जो प्रोड्यूसर साहिबा हैं हमना, वो भी आती हैं और जो है वो खुद मुख्तार हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अभी मैंने रिपोर्ट ही तैयार की थी, उसमें ये था कि इस साल बहुत सारी स्कीम्स तो आई हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, ये प्रैक्टिकली वुमेन एम्पावरमेंट है कि लड़कियां खुद मुख्तार हो चुकी हैं। अच्छा, जब मैं रिपोर्ट बनाने के लिए जा रही थी मुझे लग रहा था वो लड़कियां डरी सहमी होंगी और मतलब पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेंगी, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट हैं। स्पेशली जो हमारी स्टूडेंट्स हैं या जो वर्किंग फीमेल्स हैं, जैसे हमना की भी बात हो रही थी, इस तरह बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो अब स्कूटी चला रही हैं। ये पिंक स्कूटी स्कीम आई थी पहले, उसको लॉन्च किया गया लाहौर और दूसरे शहरों में, तो हम बहुत देख रहे थे कि लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद है जो चला रही है। मुल्तान में हमें इक्का दुक्का दिखाई देता था, लेकिन अब आपको हर थोड़े फासले के बाद रोड्स पे, गली मोहल्लों में लड़कियां नज़र आएंगी और स्पेशली तालीमी इदारों में तो बहुत ज़्यादा लड़कियां इसको यूज़ कर रही हैं। हमारे जो माशरा है उसका माहौल बदला है, वो अकोमोडेटिंग है। रोड्स पे जो है वो उनको जो है वो हरासमेंट या कुछ इस तरह का तो फेस नहीं करना पड़ रहा। ये तो चीज़ कभी ख़त्म हो नहीं सकती ना। इवन कि लड़कियां कार भी ड्राइव कर रही हैं, अब यहाँ भी मर्द बैठे हुए, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि हॉर्न बजाना उनको देख के, और एक दकियानुसी सी बात होती है कि ये लड़कियां ठीक नहीं चलाती हैं, बाइक ठीक नहीं चलाती हैं। और जहाँ मैं रिपोर्ट बनाने गई, तालीमी इदारे के ही एक सर थे, उन्होंने ये खूबसूरत अल्फाज कहे कि जहाँ लड़की बाइक चला रही होती है वैसे मैं उससे जो हूँ ना थोड़ा सा दूर ही हो जाता हूँ कि इसने मार देना है, अनफॉर्चुनेटली। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच भी है ना हमारे साउथ पंजाब में कि पहली तो बात ये घर से ना निकले, तो फिर बाइक पे है, स्कूटी चला रही है, खुद जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है। तो ये चीज़ें भी है। मेरे ख्याल से हमें एहतराम करना चाहिए उन लड़कियों का, लेकिन हरासमेंट के और इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। उन लड़कियों के ये अल्फाज हैं कि जब हम चला रहे होते हैं तो हमें फुल अपने आप को एक तो कवर करना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा मॉड हो कि वो नहीं चला सकते, तो आपने अपने आप को कवर करना है, और फिर नहीं पता होता कि पीछे से कोई भी आके आपको छेड़ है। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी ख़तरनाक है। लेकिन अब तो हमारी सीएम ने काफ़ी स्पेसिफिक नोटिस लिया हुआ है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ रिपोर्ट होती है और स्पेशली अगर किसी का वो सबूत मिल जाता है तो फिर वो उसको लाजमी जो मुजरिम है उसको पकड़ा जा रहा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है। ये कितना अनफॉर्चुनेट है। जैसे आप बात कर रही हैं कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, आज भी हम वही दकियानुसी सोच रखते हैं। इसको किस तरह बदला जा सकता है, इसका मुकाबला किस तरह किया जा सकता है? सवेरा हम लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अवेयरनेस भी क्रिएट करें, हम लोगों को बताएं भी सही कि क्यों नहीं। बिल्कुल। मेरे ख्याल में तो जो हमारे इर्द गिर्द के मेल हजरात, अच्छा फीमेल्स भी, उनकी भी सोच बदलने की ज़रूरत है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, आप हो, आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं आपकी कम्युनिटी में, आपके घर वाले हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनमें बैठ के बात कर सकते हैं कि अगर लड़कियां बाहर निकल रही हैं तो वो गलत नहीं है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो है वो आप गुफ्तगू करिए। मैं चाहूँगा इसको ज़रा आप फर्दर एक्सप्लेन करें, लेकिन नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, और सुहीरा जो है वो बहुत अच्छी बात कर रही थी कि हमें जो है वो सिखाने की ज़रूरत है, हमें सिविक सेंस देने की ज़रूरत है कि अगर ख़वातीन जो हम बाहर रोड पे निकल रही हैं तो हमने उनको अकोमोडेट करना है, बजाय इसके कि हम उनको हरास करना शुरू कर दें, हम उन पर जो है वो आवाज़ें कसना शुरू कर दें, हम हॉर्न देना शुरू कर दें। हमने उनको अकोमोडेट करना है ताकि वो जिस मंजिल तक पहुँचे नहीं है वो आसानी से पहुँच सकें। यही हमारे दीन का सबक है, यही हमारे जो हमें कौम का सबक है, और यही हमारी जो है वो अखलाकियात हमें दर्स देती हैं। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। सुहेरा हमारे साथ हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने वर्क लाइफ बैलेंस पे तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करनी है। मैं अपने इंट्रोडक्शन में, प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में ये बात कर रहा था कि इंशाल्लाह आने वाले साल में हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जितने भी हमारी नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उनको पूरा करे। लेकिन इन गोल्स को अचीव करते हुए हमने ये नहीं भूल जाना कि हमारी जो बॉडी है उसको रिलैक्स भी करना है, उसको रिप्लेनिश भी करना है। तो इस पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ नदीम बेग साहब मौजूद हैं, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये हम इंटरनेशनली एक बड़ा कॉन्सेप्ट सुनते हैं वर्क लाइफ बैलेंस का, ये कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, इसमें एक नाक़दीन ये भी बात करते हैं, मैं भी उनमें से शामिल हूँ, कि ये वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हमने अंत तक मेहनत करनी है जब तक हम अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी बहुत शुक्रिया जी आपका, एक तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, जो हार्ड वर्किंग का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो चुका है कि हम अंत तक मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है और उसमें अगर प्लानिंग का एलिमेंट शामिल नहीं है और उसमें अगर हमने अपनी सराउंडिंग की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या आपके स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको नहीं पता, तो आपकी अंत तक मेहनत का फ़ायदा ही कोई नहीं है। ओके, ठीक है ना। मसलन अगर मैं इधर बैठा हुआ हूँ और आपकी मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और मैं आपकी एक्सपेक्टेशन के बारे में नहीं जानता, मैं जो मर्ज़ी बोलता रहूँ, जो कुछ मर्ज़ी करता रहूँ, तो क्या उसका रिज़ल्ट आपको मिलना है? वो नहीं मिलना। यही चीज़ जो है हमसे कहते हैं कि बैलेंस लाइफ के अंदर जो है वो आती है चीज़ को, कि आपको सबसे पहले अपने जो ऑब्जेक्टिव और गोल्स जो हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फिर आप उन ऑब्जेक्टिव और गोल्स को आप डिवाइड कर देते हैं। आप एज ए होल एक बड़े गोल को जब लेके चलते हैं, तो जब उसको आप डिवाइड कर देंगे पोर्शंस के अंदर, तो फिर आपको उसको अचीव करना आसान हो जाता है। सेकंड, थर्ड ये है कि हार्ड वर्किंग के बजाय स्मार्ट वर्किंग की ज़रूरत होती है। ठीक है। स्मार्ट वर्किंग से मुराद हम ये लेते हैं कि जिस चीज़ को जितना वक्त देना ज़रूरी है अपनी सेहत को देखते हुए। अच्छा, अब यहाँ सेहत से मुराद दो इसमें बातें आती हैं। हेल्थ, एक तो हम अपनी जनरलाइज हेल्थ की बात करते हैं। नॉर्मली जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करते हैं तो इससे मुराद ऑक्यूपेशनल हेल्थ होती है। अच्छा, जो आप काम कर रहे हैं, उस काम करने की जो सीट है, जो जगह है, जो आप काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पर आपके जो सेंसेस हैं या आपकी जो बॉडी है वो उसके बॉडी के उस सिस्टम के मुताबिक वहाँ पर एडजस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। अच्छा, अगर आप वहाँ पर फिट है, मतलब एक जगह पे काम करना है और वहाँ पर आँखों का बहुत ज़्यादा रोल है, तो एक ऐसा शख्स जो मैं कहूँ कि 50 साल के बाद मैं कहूँ कि नहीं वो उस जगह पे काम करे, तो वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो सूटेबल नहीं होगा। तो वहाँ पर अब HR का रोल आता है कि उसके हिसाब से देखते हुए हमने लोगों से बेनिफिट लेना है, क्योंकि असली टारगेट जो है वो क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल अचीव करना है। उन मेन गोल के साथ हमें अपने एम्प्लॉयज़ के गोल्स भी बनाने चाहिए, और जो एम्प्लॉयज़ के गोल्स हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ अगर वो मैच करते हैं, उनमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक बैलेंस लाइफ की तरफ जो है हमें एक स्टेप की तरफ ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, सुहेरा से भी हमारी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हमने अपने गोल्स को अचीव करना है, और कुछ लोग हमारे जैसे ये साल इख्तिताम पजीर हो रहा है ना, तो आने वाले साल के लिए हम अपने कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, कुछ गोल्स बनाएंगे, तो उसमें हमने किस तरह अपने टाइम को जो है वो मैनेज करना चाहिए आइडियली? अगर हम बात करें कि हम उसमें वर्क लाइफ बैलेंस को भी मेनटेन रखेंगे, हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे, तो क्या चीज़ होनी चाहिए? अच्छा जी, मेरे नज़दीक जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो आपकी है, आपका बॉडी है। ओके, आप खुद हैं सबसे अहम चीज़। लेकिन अगर आप सेट है ना, तो आप अपने घर वालों को भी फीड कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब है सबसे अहम जो हम असासा कहते हैं वो आपका खुद होना, अच्छे तरीके से होना, ये अहम है। अब उसके अंदर मैं जो नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि लोग जब अपना डिवाइड करते हैं ना टाइम को, तो लोग काम से स्टार्ट करते हैं कि हमें इस काम को 2 घंटे देने हैं, उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट ब्रेक होनी चाहिए, चाय का कप पीना चाहिए, फिर ये काम कर लें, फिर ये काम कर लें। इसी तरह स्टूडेंट भी ये करते हैं, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इतना टाइम देना है, ये हमने असाइनमेंट बनानी है, ये प्रेजेंटेशन देनी है, वो भी डिवाइड कर रहे होते हैं। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी जो नींद जो है पहले उसको फोकस करना है। नींद के लिए आप शॉर्ट पहले 6 to 8 आवर्स का पहले सबसे पहले उसको निकाल दें टाइम को, वो आपने लाजमी लेनी है, क्योंकि अगर नींद आपने प्रॉपर ले ली तो आप जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर काम के हवाले से आप फिट होंगे, नंबर 1। अच्छा, अब वो नींद भी कब लेनी है? अब नींद ये नहीं कि जब मर्जी चाहें, जो कुदरत ने उसका एक टाइम दिया है, सर्केडियन रिदम है, उसी को रखना है जी मेंटेन, बिल्कुल उसी पे, ताकि अगर आप प्रॉपर टाइम पे सो जाते हैं तो मेरे ख्याल में फजर के वक्त आपकी बड़ी आराम से आँख खुलती है, आप इबादत से भी फारिग होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उस टाइम आप एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, ताकि आप वार्म अप टाइप जैसे होता है ना, आप वो उसमें तैयार हो जाते हैं। फिर आपका ब्रेकफास्ट और फिर उसी तरीके से आपकी जो असाइनमेंट।
अच्छा, अब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर एक बाकायदा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उसे हम कहते हैं HSE, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट। बिल्कुल। कुछ जगह पर इसका नाम है SHE, शी, सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट, बस वर्ड का वर्क है लेकिन बात वही है। अब उसमें हेल्थ के अंदर यही बातें, अब वहाँ पर मुझे खुद बड़ी अच्छी तरह पता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन जो लोग भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं कि आपने 1 घंटे के बाद अपनी सीट से उठ जाना है और दूर देखना है। जी, दूर देखना है। कुछ एक्सरसाइजेज बताई गई हैं, दूर देखना है, आपने उठना है, अपने टांगों को स्ट्रेच करना है या फैलाना है आपने, यानी आंखें बंद करके थोड़ी देर, मतलब उसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन भी समझती है कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से काम लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके काम को चंक्स में डिवाइड किया जाए, बजाय इसके कि हम उसको एज अ होल वन गो के अंदर लेके जाएं। तो वन गो में नहीं, क्योंकि देखा जाए तो इंसानी जो हमारी जो जिस्म है उसकी कैपेसिटी है, हर काम की कैपेसिटी है, और जहन की भी कैपेसिटी है। मैं उसी तरफ, ये जहन का आपने जिक्र कर दिया, मैं यही चाह रहा था कि आप अभी हम बात कर रहे हैं कि बॉडी के हेल्थ की, इसमें हम मेंटल हेल्थ को जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। उसमें मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि वो कितना ज़रूरी है। ये ना हो ना कि हम काम करते रहें, सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमें एंग्जाइटी भी हो रही है, डिप्रेशन भी हो रहा है, पैनिक अटैक्स भी आ रहे हैं। जी, वो मेंटल हेल्थ इस तरह होती है कि काम का लोड आपके पास आता है, तो सबसे पहले हम ट्रेनिंग्स के अंदर भी सिखाते हैं कि आपने देखना है, प्रेफरेंसेस बनानी है काम की। आपके पास 15-20 काम इकट्ठे उठा के दे दिए तो आप तो पैनिक में शिफ्ट हो जाएंगे, आपका माइंड उधर चला जाएगा, आप परेशान होने शुरू हो जाएंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा काम पहले करना है, आप पहले उसको करेंगे जो सबसे ज़्यादा है, चंक्स में करेंगे। और कुछ काम ऐसे हैं आप जितना मर्जी प्रेशर आएगा आप नहीं कर सकते, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, और आपके जो टॉप मैनेजमेंट के लोग उनको भी बात समझनी चाहिए कि बज़ाहिर आप प्रेशर देंगे लेकिन वो काम नहीं हो सकता। He doesn't have the capacity to do it. जी, तो ये चीज़ें जब आ जाती हैं, जब आपका मैनेजमेंट में जो लोग लीडरशिप में हैं, कुछ लोग सिंपल मैनेजमेंट में होते हैं, जो मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं ना, वो तो कहते हैं वर्क डन थ्रू अदर पीपल्स, बिल्कुल, दैट्स ऑल। लेकिन जो लीडर्स होते हैं उनका स्टाइल और होता है, वो एज ए टीम काम करते हैं, वो लीड कर रहे होते हैं, वो अपने साथ लोगों को लेकर चलते भी हैं, उनको ख्याल करते हैं और समझते हैं कि हमारा एसेट्स हैं, इनके बगैर हम कुछ नहीं हैं। तो जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर लीडरशिप मौजूद है, तो वो अपने स्टाफ की बात सुनते भी हैं, उनको रिलैक्स भी करते हैं, उनको कोई ना कोई बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट भी मौका मिलने पे देते हैं। कभी छुट्टी हुई, ठीक है, जब काम अच्छा कर लिया, ठीक है यार आप जाएं, आपका ये जो 2 घंटे 3 घंटे मेरी तरफ से रिलैक्सेशन, आप जाएं, घूम फिर कर आएँ, चले जाएं। तो इस तरह के काम करने से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी बेनिफिट में होती है और जो एम्प्लॉय होता है वो भी बेनिफिट फील करता है। मेंटल स्ट्रेस को हम इसी तरह कर सकते हैं कि काम का जो प्रेशर है वो हमने एक हद तक लेना है जितनी हमारी कैपेसिटी है, और इम्पोर्टेंस वो ये बात, जो काम पहले करना है, तरजीह अगर पता हो तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है। नदीम साहब, इसमें आजकल एक और कॉन्सेप्ट भी है ना, आजकल हम अपना डोपामीन जैसे स्लो रिलीज़ करते थे, हम काम करते थे, उससे हमारा डोपामीन रिलीज़ होता था, फिर हमें दिल करता था कि हम मज़ीद इसमें मेहनत करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने गोल को अचीव कर लेते थे। आज हमारे पास मूवीज़ हैं, नेटफ्लिक्स है, हमारे पास अमेज़ॉन है, हम लोग जो है वो रील्स देख सकते हैं, टिकटॉक देख सकते हैं, वो जो 15 सेकेंड में हम अपना डोपामीन रिलीज़ कर रहे हैं, उसका बताइएगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसको किस तरह छोड़ना है ताकि हम अपने गोल्स की तरफ जो है वो गामज़न रहें। देखिए, ये जो है ना सारी चीज़ें, ये मैं क्योंकि हम रिलैक्स कर जाते हैं ना, अब ऑफिस के हम घर गए या ऑफिस आए, पूरा दिन अपने आप को रिलैक्स कर लिया, वो किताब खोलने का दिल ना किया स्टूडेंट के लिए, वो हमारा जो है वो मेहनत करने के लिए, गोल अचीव करने का दिल ना किया कि आज हमें टास्क में अच्छा जी आखिरी दिन कर लेंगे। जी, इसी बात पर जो है ना कि असल में ये जो तरबियत है ना, स्कूल्स के अंदर पहले मौजूद थी, बिल्कुल ठीक है ना, और पिछले 15 साल में अगर आप देखेंगे ना तो तरबियत का एलिमेंट ख़त्म हो चुका स्कूल्स के अंदर। इस पे सर गुफ्तगू करते हैं, ज़रा तफसीलन गुफ्तगू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, लेकिन क्योंकि इस वक्त हमने ब्रेक पे जाना है नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम चीप डोपामीन के ऊपर जो है वो तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे कि इसको किस तरह हमने हराना है और अपने गोल्स को किस तरह अचीव करना है, क्योंकि अगर हमारा जो डोपामीन था, जो हार्ड वर्क करके रिलीज़ होना था, वो आसानी से रिलीज़ हो रहा है रील्स देख के, टिकटॉक देख के, तो फिर हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। नदीम साहब, इस पर ज़रा तफसीलन बताइएगा कि किस तरह इसको हराया जा सकता है। मैं
इसी में बताना चाह रहा था, और हम अक्सर क्लासेस के अंदर भी इस बात को बताते हैं कि आपको सबसे पहले देखना है कि आपको ना जो चीज़ देखनी भी है ना, अगर रील्स भी देखनी है तो कौन सी देखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें ये नहीं पता, डूम स्क्रॉलिंग नहीं करनी। जी ऐसा। अच्छा, मैं खुद भी होता है कि हम देख रहे होते हैं ना, अच्छा मुझे जैसे ही मालूम होगा ना कि यार ये जो पर्सन है या ये जो एरिया है ना, ये मेरे लिए बेहतर नहीं है, तो मैं फौरी तौर पर उसको ना छोड़ देता हूँ। कोई अच्छा मटेरियल है उसको ज़रूर देखते हैं, रेलिवेंसी बड़ी ज़रूरी है। और रेलिवेंसी से मुराद मैं ये लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि तमाम लोगों को कम से कम जो उनका अपना पहला फोकस है ना, वो अपने जो प्रोफेशन है, जो काम करना चाहते हैं, उसके हवाले से उनके पास मैक्सिमम नॉलेज, इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड अगर वो चीज़ देख रहे हैं तो वो उनके लिए फ्रूटफुल होती है। अच्छा जनाब, इसमें एक ऐसा होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें एक शख्स है जिसने मीडिया की फील्ड में आना है, वो मीडिया के बारे में इतना पढ़ेगा, उसमें रिसर्चेस भी पढ़ लेगा, उसमें रील्स भी सारी देख लेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेगा जिसमें उसने जो है वो उसके बारे में ना पढ़ा हो। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल उसमें आएगा तब वो उसके हाथ पांव फूलना शुरू हो जाएंगे। तो उसने पढ़ तो लिया, उसने सारी डिटेल्स भी ले ली और अपने आप को ये सेटिस्फाई भी कर लिया कि हाँ मुझे अब काम आता है। तो वो जो इसी डोपामीन की तो मैं बात कर रहा था। जी मैं बता, उसमें जो मैं बात कर रहा था तरबियती एलिमेंट का। अच्छा, अब जब हम स्टूडेंट्स को बाकायदा प्रेजेंटेशंस की हम जब लेके जाते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें ये नहीं कहते कि आपने तमाम चीज़ों को एक साथ एक्सप्लेन करना है। हम उनको एक स्पेसिफिक एरिया देते हैं। उस स्पेसिफिक एरिया में रहने से क्या फ़ायदा होता है कि वो सिर्फ उसी एरिया के अंदर रहकर जब परफॉर्म करता है तो उसके लिए बोलना, सवाल करना, सवाल समझना आसान हो जाता है। ठीक है। जब वो छोटे छोटे इस तरह की प्रेजेंटेशन दे लेता है बहुत सारी, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। एक होता है नॉलेज की और लर्निंग की होती है, हम उसे कहते हैं रेंज। मेरी पहले रेंज अगर यहाँ पर थी तो जैसे जैसे मैं काम करना शुरू करूँगा मेरी रेंज बढ़नी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, काम की रेंज भी बढ़ेगी। काम की रेंज बढ़ने का मतलब है कि पहले अगर मैं एक एरिया में काम कर रहा था तो कुछ अरसे के बाद मैं 2, 3, 4 एरियाज को मिलाकर फिर भी मैं अपना परफॉर्म कर सकता हूँ। तो हम बजाय इसके कि एज ए होल नॉलेज तो ले लेते हैं, बल्कि नॉलेज का भी लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करता, इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। अब उसको नॉलेज प्लस लर्निंग में कन्वर्ट करना जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ये होता है कि जब तक आप उसको एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी चीज़ें मटीरियलाइज नहीं होंगी। मटीरियलाइज के बजाय बल्कि एक लफ्ज़ आजकल इस्तेमाल करते हैं कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाना जी। वो कैपिटलाइज कब होगा? वो कैपिटलाइज उस वक्त होगा कि जब हम उसको परफॉर्म कर और फिर उसको अपना हिस्सा बना लेंगे। तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन बेइंतहा ले रहे हैं। अब जब उनको बोलने का वक्त आएगा, बात करने का वक्त आएगा, तो उनमें से उनको एक बात भी याद नहीं रहेगी। और वो होती इस तरह है कि जब आप छोटी छोटी आपने 8-10 बातें एक दफ़ा ये कर ली, फिर 7-8, फिर 5-8, तो होता ये है कि वक्त के साथ साथ फिर आप एक पोजीशन पर आ जाते हैं कि आप उसको जहाँ से भी क्वेश्चन करते हैं, जहाँ से भी बात करते हैं, वो उसको एट पार जवाब देता है। जनाब, इस पे मज़ीद भी जो हम गुफ्तगू करते हैं, हमने एजुकेशन सेक्टर पे भी तफसीलन गुफ्तगू करनी है। सुहिरा हमारे साथ हैं। सुहिरा, मुल्तान बोर्ड की जानिब से इंटरमीडिएट सेकंड एनुअल के इम्तहानात का जो है वो रिज़ल्ट जारी कर दिया गया। तफसीलात हैं, कितने लोग पास हुए, कितने फ़ेल हुए, ज़रा तफसीलन बताइएगा। अच्छा, इसमें ऐसा है कि मुल्तान बोर्ड ने इंटरमीडिएट सेकंड एनुअल के एग्ज़ाम्स लिए थे और उसके नताइज का ऐलान जो है वो इसी वीक में हुआ है। उसमें ऐसा है कि 40.8% सिर्फ स्टूडेंट्स पास हुए हैं। 40.8% ऐसे ही है। और स्टूडेंट्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा कम है। जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 18,000 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया था सेकंड एनुअल का। उसमें वो बच्चे थे जो एक या एक से ज़्यादा मज़ामीन में पास नहीं हो सके थे, और बहुत बड़ी तादाद ऐसे स्टूडेंट्स की भी थी जिन्होंने अपने मार्क्स इम्प्रूव करने थे। अपने प्रीवियस फर्स्ट एनुअल से वो सेटिस्फाई नहीं थे तो उन्होंने दोबारा से अपील किया। वो जो ये सप्ली के इम्तिहान होते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स सप्लीमेंट्री इम्तिहान होते हैं, तो इसमें सप्ली वाले भी स्टूडेंट होते हैं और वो भी होते हैं जो पास हैं लेकिन हाँ इम्प्रूव करने के लिए। तो उसमें से 17,600 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है और उसमें आप देख लो कि तकरीबन 7,500 सिर्फ स्टूडेंट्स उसमें भी पास हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। और बोर्ड इंतज़ामिया का कहना है, और बहुत से स्टूडेंट्स के भी मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो फर्स्ट एनुअल का एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, सेकंड एनुअल वाला उसमें थोड़ा सा मार्जिन होता है, थोड़ा सा इजी होता है वो पेपर।
लेकिन उसमें भी इतनी बड़ी तादाद फेल हो चुकी है और मोस्टली हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं वो इसमें शामिल हैं। अच्छा, इसमें अगर हम क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एक ही तरह के एग्जाम्स होते हैं, इसमें सारे FAIT के भी हो रहे होते हैं, FA के भी हो रहे होते हैं, FSC के भी हो सकते हैं। अगर हम इसको तफसील में बताएं तो FSC के बच्चे ग्रुप वाइज कौन से बच्चे ज़्यादा फेल हुए? अच्छा, जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर वो थे 3700, जिसमें से तकरीबन 2000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं और सबसे ज़्यादा प्री मेडिकल ग्रुप के ही स्टूडेंट्स पास हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्री मेडिकल के ग्रुप, जो सबसे ज़्यादा ग्रुप मुश्किल समझा जाता है, सबसे ज़्यादा पास भी उसी में ही हुए हैं। ये ऐसे ही होता है, चाहे फर्स्ट एनुअल के आप एग्ज़ाम देख लो, चाहे मैट्रिक देख लो, या चाहे आप इंटरमीडिएट देख लो। जो बायो सब्जेक्ट है, जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उसी के स्टूडेंट्स ज़्यादा पास होते हैं, क्योंकि मैट्रिक के बाद ज़रा वो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल में वो जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये चीज़ हो सकती है। अब तो बहुत से स्कूलों में सेक्शंस भी डिवाइडेड होते हैं, तो इससे भी। और फिर सेकंड नंबर पे हमारा प्री इंजीनियरिंग ग्रुप आ जाता है। प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी के पास होते हैं, और जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे वो 670 थे, जिसमें से 250 पास हुए। और इसमें भी ज़्यादा फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले बच्चे होंगे जो या मैथ्स वाले होंगे, वही पास कर रहे होंगे, वही पास हुए हैं। तो बाकी जो हमारे पास फिर जनरल साइंस ग्रुप है, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप है, उसमें स्टूडेंट्स की एक तो तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि कोई 100, 200 इस तरह की रेशो में होती है, और वो बहुत से बच्चे पास नहीं भी हो सके। अच्छा सुहिना, ये बताइएगा कि आज भी हम तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे हैं, बच्चे आज भी FSC, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के अंदर ही क्यों फंस के रह गए हैं? आप इसको भी कवर करती हैं, ज़रा बताइएगा इसकी वजह क्या है? हम लोग भी जब बड़े हो रहे थे, मैट्रिक में से जैसे ही पास हुए, गोल्स हमारे मीडिया के थे, हमें ज़बरदस्ती कहा गया नहीं जी आपने मेडिकल करना है, आगे ही कैट देना है, MCAT देना है। बिल्कुल ऐसे ही होता था, या आपके कजन्स कर रहे हैं तो जी आपने भी करना है, तुमने भी इंजीनियरिंग करनी है, वरना बस। बेशक आपको डेरिवेशन और इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रही, लेकिन करना वही करनी है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपना भी अगर देखूं तो मेरी बायो बहुत अच्छी थी, मतलब मेरे 1 या 2 मार्क्स ही उसमें कम होते थे, लेकिन मैं हूँ थोड़ी सी डरपोक टाइप। वो फ्रॉक की डाइसेक्शन आपसे नहीं हुई होगी। अगर मैं रोड पे एक्सीडेंट भी देख लेती हूँ तिहामा, तो मैं 2 दिन उससे नहीं निकल पाती हूँ। मतलब मुझे बहुत फील होता है, दूसरों की तकलीफ मुझे बहुत फील होती है, एम्पैथी बहुत ज़्यादा है। तो मैं बन ही नहीं सकती थी डॉक्टर। आप देखो, जब यूनिवर्सिटी में भी हमारा सब्जेक्ट था, मुझे याद नहीं है सोशियोलॉजी या हमने किस सब्जेक्ट में पढ़ा है, अपने मीडिया में भी बायो पढ़ी है और उसमें हमने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है। मैं बाहर चली जाती थी क्लास से, मैं नहीं ले सकती थी। तो फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे जो मैथ्स सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी, सबसे ज़्यादा, मेरे भाई से इसी बात पर लड़ाई होती थी कि मैथ याद करती है कौन याद करता है, ये क्यों करती है। तो मैं बस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को पास कर लिया मैंने। फिर मेरे लिए क्या ऑप्शन थी ना, मैं अपनी एक मिसाल दे रही हूँ कि मेरे सारे ख़ानदान में जो मेरे कज़न्स भी हैं, या तो वो इंजीनियरिंग में हैं या डॉक्टर फील्ड में है, मेरा भाई भी खुद भी इंजीनियर है। तो फिर मैंने कहा अच्छा चले मैं सिंपल BSc कुछ कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, उस टाइम पे मुझे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया जो मेरे रिलेटिव्स में से थे कि बहुत सारी फील्ड्स हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो फिर मैंने मीडिया चूज़ किया, क्योंकि मुझे टीचिंग का उस तरह से शौक़ नहीं था। अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने, IT की फील्ड आ गई है, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जैसे एक हवा चली हमारे टाइम पे ही कि MBA बच्चों ने बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया, उसके अंदर फिर सैचुरेशन हुई, फिर बच्चे अब जॉब नहीं, अब वो सोशल इसकी तरफ आ गए, कंप्यूटर साइंस की तरफ, इधर भी सैचुरेशन हो जाएगी, फिर किसी और फील्ड की तरफ चले जाएंगे। अब आप देख लेना कि इसी तरह से हो रहा है कि कंप्यूटर साइंस की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स चले गए हैं। एक टाइम पे हम सुनते थे मेडिकल का मेरिट जो है वो 98, 99 पर रुक रहा है। तो अच्छा, हमारे यहाँ ग्रूमिंग नहीं है, ना पेरेंट्स की है, ना स्टूडेंट्स की है, और ना इर्द गिर्द का हमारा माहौल ऐसा है कि हम उससे देख सकें। हम बहुत से बच्चे सोशल मीडिया को देखकर, या वो खुद इतने ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं कि अपने लिए फ़ैसले कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम उन चीज़ों में फंसे हुए हैं। आप देखें, हमारे पास इंजीनियरिंग की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं मुल्तान में बड़ी, और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑफ़र करवाती हैं इंटर्नशिप बेस, और वो भी उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो टॉप में आ रहे होते हैं। तो बाकी जो इतनी बड़ी तादाद है वो कहाँ जाएगी, क्योंकि हमारे पास मुल्तान में तो उस तरह से इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है ना, तो क्या उनको बाहर मूव होना पड़ता है। और हमारी जो, मैंने कुछ अर्सा जो प्रोग्राम भी किया उसमें 80% स्टूडेंट्स, बल्कि 90% ऐसे होती है हमारी यूथ जो ये चाहती है कि बस किसी तरह हम बाहर चले जाएं, बाहर हमें कोई भी काम मिल जाए हम कर लेंगे, हमने यहाँ रहना ही नहीं है, जो कि लाखों रुपए भर के डिग्री हासिल कर रहे हैं।
तो मेन प्रॉब्लम यही है, शायद लोगों के दिमाग में अभी भी ये है कि डॉक्टर बन जाएंगे तो हमारा फ्यूचर सेफ़ हो जाएगा, हम बहुत अच्छा कमा सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब डॉक्टर्स में भी गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज़्यादा कम रह गई हैं, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और प्राइवेट भी अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेरी एक अपनी कज़न है, उसने अभी वो डॉक्टर बन ही रही है, मतलब उसका लास्ट ही रह गया है, लेकिन वो उसका भी यही है। बच्चे हमारे जो है ना वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर एक तो पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि मेरे इर्द गिर्द वाले दोस्त जो हैं वो फ़लाँ सब्जेक्ट कर रहे हैं और मैं क्यों दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करूं, या पेरेंट्स की तरफ से एक प्रेशराइज उनको किया जाता है। नाज़रीन, हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर का टैलेंट क्या है, हमें किस चीज़ की तरफ हम ग्रेविटेट होते हैं, इसको चूज़ करने की ज़रूरत है। मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम सुहेरा से बात कर रहे थे कि किस तरह ये जो हम आजकल देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जिस फील्ड की तरफ ज़्यादा ज़रा मार्केटिंग हो रही होती है या उनको लग रहा होता है कि इधर हमें ज़रा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी, उस तरफ जो है वो लपक पड़ते हैं, बजाय इसके कि वो देखा जाए कि उनकी अपनी इनबिल्ट कैपेसिटी क्या है या उनको नेचुरली किस चीज़ की तरफ जो है वो ज़्यादा मज़ा आता है। तो उस पर तफसील गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, उनको हम उनका सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। सामा भाई, आप कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नए साल की आप तमाम चैनल्स के हजरात को, आप भाइयों को, बहनों को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद, और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल न हो। तो अल्लाह करे कि ये कारवां यूं ही चलता रहे, तरक्की होती रहे और मुल्क में अमन, तरक्की और अफहाम व तफहीम और जो हमारे अंदर जो हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारे अंदर जो कदूरतें हैं, वो दूर हों। अल्लाह ताला इस मुल्क को पाइंदा हो, कायम रहे। आमीन, आमीन। और मैं जो एजुकेशन के हवाले से बात हो रही थी, सुहेरा तारिक साहबा कर रही थी, तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साल एक पॉलिसी तरतीब देते हैं और उस पर डिस्कशन तो होती है, लेकिन अमली तौर पे स्कूलों में जाके उस पर वर्क नहीं होता। ठीक है। जब तक आप बच्चों का 8 लेवल से आप IQ टेस्ट नहीं लेंगे, और IQ टेस्ट जो गवर्नमेंट की सुपरविजन में हो, आपके एक्सपर्ट्स हो, वो देखें बच्चों को, उनको फिर चूज करने दें कि भाई आपने 8 के बाद इंजीनियरिंग फील्ड है, मेडिकल है, या आजकल आपका IT जा रहा है, तो उसमें जो बच्चे कॉम्पिटेंट हैं, कर सकते हैं, उनको वो फील्ड चूज करने की एक खुली इजाजत हो, उनका माइंड सेट बना दिया जाए। हम जब पढ़ा करते थे तो हमें ये नहीं पता यार FSC करनी है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और FSC तक हमारी यूथ को, मेल और फीमेल दोनों को कुछ पता नहीं होता। इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि जैसे सुहेरा तारिक कह रही हैं कि वो जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो इसलिए बहुत बुरे हैं और इतने कम बच्चे पास हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। उसकी बेसिक वजह है कि उसको पता नहीं है बच्चे को मेरे पास टैलेंट कितना और मैंने टैलेंट को कहाँ यूटिलाइज करना है। तो इस पे अगर हम नए साल में अमल करें और इस पे हम देखें जी कि हमें हमारी यूथ के अंदर जो टैलेंट है उनको खुद नहीं पता, तो उनको कुछ गाइडलाइन मिल जाए और सिलेबस के बर्डन को खुदारा कम करें। समझ नहीं आती, इतना ज्यादा सिलेबस है। बच्चे ने अगर मैथ में मास्टर्स करना है, MSc मास्टर्स मैथमेटिक्स करना है या उसमें इंग्लिश में करना है, तो फिर उसका फोकस उस पे नहीं, वो 6, 7, 8 सब्जेक्ट्स में बढ़ जाता है। वो चूज नहीं कर पाता कि मैंने फ्यूचर, फिर एक बर्डन प्रेशर होता है आपका फाइनेंशियली। बच्चा ये नहीं हो सकता है उसका माइंड मैथ की तरफ जा रहा है। इस पे तफसीलन जो है वो सुहेरा से गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमेशा जो है हमारे रेगुलर कॉलर हैं और हमेशा जो है वो डिस्कशन का रुख जो है वो उस तरफ मोड़ते हैं जिस वक्त हम जो है वो पॉइंट मिस कर रहे होते हैं। जी सुहेरा, बताइएगा कि इसमें स्कूल्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक नेशनल पॉलिसी बनाने की जो है ज़रूरत है। इसी के साथ साथ सोशल वेलफेयर की जानिब से माजूर अफराद के लिए भी कोई नई स्कीम का जो है वो ऐलान किया जाना था, वो कब तक जो है वो होगा, उसकी कोई डेडलाइन है या कब तक उसका जो है वो आगाज़ होगा? पहले इनके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें, रियासत की जिम्मेदारी है, जो चाहे बच्चे हैं उनकी एजुकेशन, जो हमारा आइन है 25A, वो भी यही कहता है कि तकरीबन 16 या 18 साल तक की उम्र का जो बच्चा है उसने लाजमी एजुकेशन हासिल करनी है और वो जिम्मेदारी है रियासत की। लेकिन रियासत अपनी ज़िम्मेदारी उस तरह से पूरी नहीं कर पा रही है।
कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन कैरियर काउंसलिंग सेकंड पे आएगी। पहले तो आप देख लें जो हमारे बहुत से सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, स्टूडेंट के पास बैठने को जगह नहीं है। और वेदर के हिसाब से आप देख लें, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके देख लें, वो बेचारे वो बच्चे हैं जो इंतहाई लोअर मिडिल क्लास से हैं, इंतहाई, उनके पास मौसम के हिसाब से पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो वो एजुकेशन क्या हासिल करेंगे। तो पहले तो इन चीज़ों की तरफ, जो बच्चों का हमारे बुनियादी हक है, तो उनकी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं। प्राइवेट स्कूल्स में अगर हम देखें तो अब कैरियर काउंसलिंग के ऊपर काफ़ी सारे सेशंस होते हैं, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सेमिनार्स भी करवा रही होती हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा होता है। अच्छा सुहिरा, आपने बड़ा तफसीलन जो है वो मैं आगाह किया कि किस तरह जो है वो बेहतर किया जा सकता है, करियर काउंसलिंग की जा सकती है और बेसिक नेसेसिटीज़ पे जो है वो ज़ोर देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप तशरीफ़ नहीं, आपने आज जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों पे इन डिटेल डिस्कशन की, खास तौर पर एजुकेशन सेक्टर पे हमने बड़ा इन डिटेल जो है वो डिस्कशन की और आपने बताया कि किस किस चीज़ों की कमी है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर कि कितना ज़रूरी है अगर हम अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, हमने रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है, हमने रिलैक्स करना है, हमने चंक्स में डिवाइड करना है गोल्स को ताकि हम ओवरबर्डन ना हो जाएं, हम लोग जो हैं वो बर्न आउट ना हो जाएं। तो इस पर तफसील मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। नदीम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, नदीम बेग साहब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मज़हर अली चौधरी साहब, जो कि मुल्तान का एक बहुत बड़ा नाम है स्पाइन सर्जरी के हवाले से। अब स्पाइन सर्जरी का नाम जैसे ही हम नाज़रीन सुनते हैं ना तो हम लोग बड़ा खौफ और एक रेड फ्लैग्स जो हैं वो एक अलर्ट हो जाते हैं, हम लोग डरना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम स्पाइन के हवाले से बात करें तो लोग दर्द बर्दाश्त करते रहते हैं अपने कमर का, लेकिन वो जो शैटिका का जो सर्जरी है जिसको डॉक्टर पहले ही दिन एडवाइस कर देते हैं उस तरफ नहीं जाते कि शायद हमें माजूरी हो जाएगी या हमें जो है वो चलना फिरने से हम कासिर हो जाएंगे। लोग भी आस पास के जो हमारे लोग हैं वो भी हमें डराना शुरू कर देते हैं। तो एक पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं स्पाइन सर्जरी के हवाले से। फिर जैसे ही कमर का दर्द शुरू होता है तो हमें ये भी हम तयन नहीं कर सकते कि हमने किस डॉक्टर के पास जाना है। हमने शुरू में जनरल फिजिशियन के पास जाना है या हमने जो है वो न्यूरो सर्जन के पास जाना है, स्पाइन सर्जरी एक नई फील्ड है उसकी तरफ जाना है, या हमने कमर दर्द के डॉक्टर के पास जाना है, तो हमने जाना किस के पास है। तो इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इन्विटेशन का, और आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंट्रो कराया स्पाइन सर्जरी के हवाले से। मुझे बड़ी खुशी हुई आपके इस कमांड के ऊपर। सर अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, वहीं से जो मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि हमने जैसे ही हमारा कमर का दर्द स्टार्ट हो रहा है तो अब हमने जाना किसकी तरफ है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है? देखिए, हम अगर अपने मुल्क के स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्टली जो हमारे जो है जनरल फिजिशियन जो होते हैं, जिनको जीपीज़ कहते हैं, पेशेंट वहीं पे जाता है, वहीं से फिर रेफरल जाता है। ऑल्दो ये इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं है लेकिन रूटीन एक ही है। तो आजकल जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, मैं ये समझता हूँ कि कमर दर्द का कोई भी मरीज़ है, एक न्यूरो फिजिशियन है, न्यूरो सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, देन ट्रेंड स्पाइन सर्जन हैं। बिल्कुल, तो ये एक डिफरेंस है जिसको हमें लोगों को बताना है कि कब आपने स्पाइन सर्जरी के पास लाजमी चले जाना, क्योंकि एक टाइम आता है जिसके बाद अगर स्पाइन सर्जन कुछ करना भी चाहे तो शायद नहीं कुछ कर सकता। उससे पहले हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें स्पाइन सर्जन के पास चले जाना चाहिए। अच्छा चलिए, जैसे अब फ़र्ज़ करें मुझे आज कमर दर्द में मैंने कोई एक्सरसाइज की या कुछ भी किया, मुझे कमर दर्द स्टार्ट हो गया, मैं अपने जीपी के पास गया, जनरल फिजिशियन के पास गया, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि अब आप जो हैं वो किसी के सर्जन के पास चले जाएँ या किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास चले जाएँ। तो वो उस चीज़ का मैंने तयन किस तरह करते जाना है, कितना दर्द है तो मुझे वाकई ही किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए या पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके उसका इलाज कराने की ज़रूरत है? वो जो सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम्स ज़रा उसमें बताइए। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो जीपीज़ हैं हमें उनको भी ये बताने की ज़रूरत है कि पहले तो हमने ये देखना है कि जो कमर का दर्द है वो स्पाइन की वजह से है, क्योंकि कमर के दर्द के अंदर आपके मसल्स भी हैं, पट्टे भी हैं। हो सकता है सिर्फ सिंपल आपको मस्कुलर पेन हो सकता है कि आपने रॉन्ग पोस्चर अडॉप्ट किया है और उसमें कोई फोर्सफुल काम ऐसा कर लिया जिससे आपको मैकेनिकली थोड़ा सा पेन शुरू हो गया है। दूसरा जो स्पाइन का पेन है उसमें आपने ये भी देखना है कि आपका जो स्पाइन का पेन है वो अगर स्पाइन के रिलेटेड, स्पाइन के अंदर जब लफ्ज़ स्पाइन आता है एक उसके अंदर हराम मग्ज़ है जी, और एक हड्डियां हैं जिनको हम वर्टिब्रा कहते हैं, जो उसकी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो आपका। तो अगर तो आपका हराम मग्ज़ के ऊपर प्रेशर आता है तो उसके साइन सिम्टम टोटली डिफरेंट होते हैं। ओके, अगर वो उसके ऊपर प्रेशर नहीं है तो पेन आपका और तरह के होता है।
एक और बहुत बड़ा इशू है, मैं आजकल देखता हूँ मरीज क्लिनिक में आता है, हाथ में एमआरआई ऑलरेडी पकड़ा होता है, वो आके बात नहीं करता, आके मुझे कहता है कि सर मुझे मोरों का मसला है। तो मेरा ये क्वेश्चन होता है यार तुझे कैसे पता कि तुझे मोरों का दर्द है? ठीक है, तो एमआरआई भी स्पेसिफिक इंडिकेशन है जब आपको एडवाइस करना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क के अंदर कि पहली इन्वेस्टिगेशन जो है वो एमआरआई होगी। जबकि मैं ये कहता हूँ अगर आपने पेशेंट को एग्जामिन किया हुआ है, अपने पेशेंट को देखा है, 3-4 टेस्ट हैं, अगर आपने पेशेंट को काउच पे लटा के या इवन अपने सामने जो बैठा हुआ आपका स्टूल है या जो आपकी चेयर रखी हुई है वहाँ पे आपने एग्जामिन कर लिया थोड़ा सा, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है ये पेन किस तरह का है। फिर आप उस तरफ चलते हैं। फ़र्ज़ किया अगर आपको एक फ्रैक्चर है स्पाइन के अंदर, तो उसके लिए एमआरआई पहले नहीं चाहिए मुझे एक्सरेज चाहिए। तो अक्सर मैं अपनी प्रैक्टिस में ये देखता हूँ कि मरीजों के पास एमआरआई तो मौजूद है लेकिन एक्सरेज नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे जीपीज़ हैं उनको पेशेंट को लिटा के एक दफ़ा एग्जामिन करना चाहिए। जो कमर का दर्द है वो हिप जॉइंट का पेन भी हो सकता है, वो एसआईजे एक सैक्रोइलिक जॉइंट है उसका पेन भी हो सकता है, वो पिरिफॉर्मस एक मसल है उसका पेन भी हो सकता है, वो सिंपल मसल्स का पेन भी हो सकता है, और 5वीं चीज़ ये कि वो वाकई रियली स्पाइन का पेन हो सकता है। तो ये चीज़ें एक्सक्लूड करके आपको क्लिनिकली किसी लेवल पे पहुंचना है। फिर आप अपने जो क्लिनिकल आपकी डायग्नोसिस होती है आप उसको कंफर्म करते हैं इन इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू। वो ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो एक्सरेज हैं, वो एमआरआई। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक डॉक्टर तय करेगा, पेशेंट खुद नहीं ये तय कर सकता कि मैंने अब जाके डॉक्टर को, जैसे आप बता रहे हैं कि एमआरआई रिपोर्ट है, डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दें, मैंने चैट जीपीटी पे पढ़ लिया था या एआई पे पढ़ लिया था, आप मेरा इस पे जो है वो इलाज कर दें। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं आपसे एग्री करता हूँ। पेशेंट वो डिमांड करते हैं कि मुझे एमआरआई लिख दें। अब मैं कहूँ अगर पेशेंट को कि यार आपको एमआरआई की जरूरत नहीं, देखिए एमआरआई एक कॉस्टली, खासकर इस दौर में थोड़ा सा अगर आप कहें तो 12-13 हज़ार रुपये का टेस्ट करवाना, मैं ये समझता हूँ इसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए जी। आप देखें डॉक्टर कोई भी टेस्ट अगर लिख के देता है ना तो उसके पीछे उसकी जस्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि मैं ये करा के अब मैं बैठने लग जाऊँ यार इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, नहीं, ऐसे नहीं होता। मेडिकल ऐसे नहीं है। मेडिकल में सबसे पहले मुझे अपना नॉलेज अप्लाई करना है, मुझे अपनी क्लिनिकल डायग्नोसिस अपने ब्रेन के अंदर एक बनानी है, दिमाग के अंदर कि ये मरीज़ है, फिर मुझे वो इन्वेस्टिगेशन लिख के देनी, मैं ये करवाऊंगा, इसमें मैं ये ढूंढूंगा, इसको मैं निकलूंगा। लेकिन ये कब होगा? जब एक ट्रेनिंग आपने की हुई है स्ट्रक्चर्ड, जब आप खुद कॉन्फिडेंट हैं कि मैं इसको एग्जामिन करता हूं तो मैं इसके अंदर ढूंढ पाऊंगा। तकलीफ मसला ये है कि जब आपको पता किस चीज़ का नहीं होता तो फिर आप ये तुक्के मारते हैं। बिल्कुल ठीक है, और उसमें इतनी इररेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन हो जाती हैं, इसमें पेशेंट का पैसा भी चला जाता है और मैं कहता हूँ कि नुकसानदेह भी हैं। अच्छा डॉक्टर, जैसे अब आप बता रहे थे कि स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं, जीपी के बाद अब हमने वो जीपी ही आपको एडवाइस कर देते हैं कि आपने किस डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन अगर किसी शख्स ने वो जीपी का बाईपास कर दिया है प्रोसेस, उसके बाद वो खुद ही तयन करें कि मैंने किस डॉक्टर को दिखाना है, तो मुझे ज़रा वो जो स्पेसिफिक फील्ड्स आपने बताई थी उनको ज़रा एक्सप्लेन कर दें, बिल्कुल लेमैन टर्म्स में आसान, ताकि नाजरीन को भी समझ आए। देखिए बिल्कुल नाजरीन के लिए मैं कहता हूँ कि कमर दर्द जो है वो हमारे मुल्क के अंदर जीपी उसकी मेडिकेशन करता है, न्यूरोसर्जन भी करता है, न्यूरो फिजिशियन भी करता है। लेकिन जो नाज़रीन को बताने वाली बात है वो ये है कि न्यूरो फिजिशियन है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला है, चूँकि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, एवरीबॉडी हैज़ राइट टू एग्जामिन द पेशेंट एंड प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन एज वेल, बट न्यूरो फिजिशियंस की एक लिमिट है, बिकॉज ही कैन नॉट ऑपरेट। जब आप ऑपरेट नहीं कर सकते तो आपको ये राइट नहीं होना चाहिए कि आप मरीजों को डराएं। ठीक है ना, क्योंकि आप तो ऑपरेट नहीं कर सकते, और आप ही अगर मरीज को ये बात कहेंगे कि नहीं अगर ऑपरेट किया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इट इज़ नॉट योर जॉब टू डू दैट। इट इज़ नॉट योर जॉब। एक बात, दूसरी बात, दुनिया बदल गई है, स्पाइन बहुत मॉडर्न स्पाइन है। मैं एज ए स्पाइन सर्जन इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अगर आपकी इंडिकेशन राइट है, ये मेरा पॉइंट समझिए आप जरा जी, आपकी इंडिकेशन राइट है, आपका डिसीजन राइट है, देन यू डू द सर्जरी, results are excellent, awesome. Even most of the spine surgery operated today, अगर मैंने दोपहर को सर्जरी की है, after 6 to 8 hours patient can walk. 6 to 8 hours का मतलब ये नहीं है कि ये कोई फिक्स एरिया है, वो इसलिए कह रहे हैं
कि उसमें नशा जो दिया होता है पेशेंट को, एनेस्थीसिया, उसका इफेक्ट जो है वो 6 to 8 आवर्स ले जाता है। क्योंकि जब आपने मरीज को खड़ा करना, मरीज स्टेबल होना चाहिए। वो ना हो कि अगर एनेस्थीसिया के इफेक्ट से थोड़ा सा है तो दोबारा गिर के फिर कुछ चोट लगवा ले। तो अगर मोर देन 60-70% जो आपकी स्पाइन सर्जरीज हैं वो सेम डे पे ऑपरेट होके चल के मरीज शाम को घर चला जाए, तो इससे बड़ा रिजल्ट क्या हो सकता है? आप देखें डॉक्टर साहब, अब इसमें जैसे अब आप सर्जरी की बात कर रहे हैं ना, इसमें अभी एक तो हम लोगों के जहन में घूमना शुरू हो जाएंगी कि बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी, वो इंसिजन्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होंगे। एक तो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज़ के बारे में भी बताइएगा ताकि लोगों का ये खौफ थोड़ा सा दूर हो स्पाइन की सर्जरी के हवाले से। और दूसरा, जैसे ही कमर दर्द स्टार्ट होगा हमें इर्द गिर्द के वाले दोस्त कहना शुरू हो जाएंगे, यार हम तो तेरी सर्जरी होनी है, अब तो तू सर्जरी की तरफ ही जाएगा। तो इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है आपके क्वेश्चंस के ऊपर। आई एम वेरी हैप्पी विद योर क्वेश्चंस, और आपने पढ़ा है और आपने उसके बाद क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की। अच्छा देखें, अगर हम बात करें सिंपल डिस्क से शुरू करते हैं। डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क स्लिप, हर दो मोरों के दरमियान अल्लाह ताला ने डिस्क रखी है। डिस्क हमारे लिए ऐसे है जैसे गाड़ी में शॉक होती है ना, तो डिस्क उस शॉक का काम करती है। बिल्कुल, ये एक मटेरियल होता है जो स्लिप होके हराम मग्ज की जो नाड़ें हर दो मोरों के लेवल के ऊपर, जहाँ डिस्क है ना उस डिस्क के लेवल के ऊपर हराम मग्ज से अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया है, राइट और लेफ्ट दो नाड़ें निकलती हैं जी। तो वो अगर राइट साइड पे स्लिप होगी तो राइट साइड की नाड़ इन्वॉल्व होगी, अगर लेफ्ट साइड पे स्लिप होगी तो लेफ्ट साइड पे होगी। अगर डिस्क सेंटर में चली जाएगी तो वो फिर पूरे हराम मग्ज को प्रेशराइज कर देगी। ठीक, अब देखिए एक बहुत बड़ी मैं आपको बात बताऊं, 45 to 50% जो डिस्क हैं बाय नेचर हीलिंग, ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, इट इज़ नॉट अ स्मॉल परसेंटेज। तो ये अल्लाह की तरफ से, कुदरत से ये हील हो जाना है, इसने ठीक हो जाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो आखिरी डॉक्टर बड़ा खुशकिस्मत होता है जो मरीज़ उसके पास आता है, वो दवाई लिखता है, मरीज़ ठीक हो जाता है। हत्ता कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो 45 to 50% बाय नेचर हीलिंग है, उसमें डॉक्टर का रोल नहीं है, लेकिन वो खुशकिस्मत हुआ क्योंकि उसकी दवाई से मरीज़ ठीक हो। एक बात। दूसरी बात, आजकल जो तरीका, थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को एक्सटेंड कर लूँ, अब बदल गई है स्पाइन सर्जरी। पहले होता था मरीज़ को कमर दर्द हुआ 3 हफ्ते का रेस्ट। मैं जब निश्तर में भी ओपीडी करता हूँ तो मोस्टली सर रेस्ट लिख दें। आज अब मरीज़ों को समझाना पड़ता है कि यार आप उतना चल सकते हैं, काम कर सकते हैं जितने में आपके पेन की सीवियरिटी नहीं होती। ठीक है, तो अब ये चेंज हो गया, रेस्ट का कंसेप्ट खत्म होता जा रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो आपने मिनिमल इन्वेसिव की भी बात की, कन्वेंशनल जो स्पाइन सर्जरी है ना उसका इरा खत्म हो गया। ओके, जिसमें बड़े बड़े इंसिजन्स होते थे। इंसिजन्स यानी कि नाज़रीन कट लगाए जाते थे। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आजकल जिस लेवल की इन्वॉल्वमेंट है वो लेवल देखते हैं, जिस साइड की इन्वॉल्वमेंट है। मसलन इंसिजन तो मैंने दे दिया, मैं वहाँ से राइट भी जा सकता हूँ, लेफ्ट भी जा सकता हूँ। तो आजकल जो नया कंसेप्ट है, आप सिर्फ उस साइड पे जाते हैं। मिड में इंसिजन दिया, मैं साथ ही राइट साइड पे आ गया क्योंकि राइट साइड के सिम्टम्स हैं। मैं लेमिना एक होता है बोन, पहले पूरी लेमिनेक्टमी करते थे, बोन उसको तोड़ते थे, काटते थे। अब लेमिनोटमी है, उसमें सुराख कर लेते हैं। क्योंकि आपके पास एंडोस्कोप आ गई, आपके पास लूप्स आ गए, आपके पास माइक्रोस्कोप्स आ गई। ठीक है, आप उसमें सिर्फ होल करके जाते हैं, वहाँ से डिस्क उठाते हैं, 2 स्टिच लगते हैं, 6 घंटे में मरीज आप डिस्चार्ज करके घर भेज देते हैं। तो इट इज़ अ डे केयर सर्जरी नाउअडेज। ये सिर्फ मैं डिस्क की बात नहीं कर रहा, सिंगल लेवल के ऊपर अगर आपको स्क्रू और रॉड्स भी डालने पड़ जाए और डिस्क भी डालनी पड़ जाए, कुछ प्रोसीजर्स है वो आपको आगे हम डिस्कस करते हैं जी, फिर भी अगेन आप रात को मरीज को डिस्चार्ज करके भेज देंगे। और इट इज़ वेरी एडवांस नाउ। आपको वो जो खौफ था, डर था मरीजों के जहन में कि जैसे अब एक वो माजूरी का खौफ भी आता है ना स्पाइन की सर्जरी के साथ सिनोनिमस है। ये बिल्कुल देखें, ये जो मिथ है ये इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, इसको डीबंक करने की ज़रूरत है। उसमें आप मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, हम स्पाइन सर्जन्स का भी रोल होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर स्पाइन सर्जरी एक अंडर डायग्नोस्ड स्पेशलिटी है, एक मिसलीड स्पेशलिटी है, और इसके मतलब लोगों को जो आगाही है वो बहुत कम है। बिल्कुल। तो शायद मैं ये नहीं कहता कि मरीज़ गलत कहते हैं, मोर देन 99% मैं इस क्वेश्चन का वेट करता हूँ अपने पेशेंट से, मुझे कब कहेगा डॉक्टर साहब सर्जरी तो करा लांगे, सर्जरी तो बाद चल पावांगे। तो मेरा क्वेश्चन फिर उनको होता है कि तुम्हारा क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन एक बात सुनो, अगर मैंने आपको ऑपरेट करना है और आपने चलना नहीं है, आप चल के आए मेरे क्लिनिक में या मेरे ओपीडी में,
तो फिर मैंने सर्जरी क्यों करनी है? बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट। तो ये मेरा क्वेश्चन भी है ना आपसे, आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि फिर मैं सर्जरी क्यों करूँगा। सर्जरी करने का एक ही मकसद है, जिस एगोनी में, जिस तकलीफ में आप मेरे हैं उसको कम करूं, मैं उसको कम करूँ। और बीइंग अ स्पाइन सर्जन, अगर मैं आपकी वो तकलीफ कम नहीं कर सकता, आई हैव नो राइट टू टच यू। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कशन हो रही है। हमारे एक मिथ्स हैं स्पाइन सर्जरी के लेके, लोग दर्द बर्दाश्त करते रहते हैं लेकिन वो जो डॉक्टर की एडवाइस थी पहले ही दिन उस पर अमल नहीं करते। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम स्पाइन सर्जरी के हवाले से जितनी भी मिथ्स हैं उसको बस्ट कर रहे थे, उस पर तफसील मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन नदीम साहब से हम वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर बात कर रहे थे। हम अब जैसे ही नया साल अब शुरू हो रहा है, हम लोगों ने अपने गोल्स बना ली हैं। कुछ लोग जो है वो जिम भी अपने उस डायरी में लिख लेंगे, कुछ जो है वो अपने नए नए गोल्स बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन उन गोल्स को अचीव करते हुए हमने बर्न आउट नहीं हो जाना। हमने बड़ा प्लान और स्ट्रक्चर्ड वे में उसकी तरफ चलना है। नदीम साहब ज़रा बताइएगा कि आप बड़ा तफसीलन बता रहे थे कि किस तरह हम अपना प्लान जो है वो कर सकते हैं, उस पर मज़ीद रोशनी डालिएगा। तो उसमें जैसे मैंने पहले बात की थी कि सबसे पहले हमें जो तय करना है वो अपने गोल्स होते हैं आपके। अब गोल्स को जो है, जो लोग स्पेशली जॉब्स कर रहे हैं, उनके गोल्स को मैच करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ भी। तो फिर काम करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि फिर आप काम एक जगह कर रहे होते हैं तो उसका रिज़ल्ट आप ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट की सूरत में भी लेते हैं और अपने बेनिफिट भी। नंबर 1। दूसरा ये है कि असल सवाल ये आता है कि ये तब्दीली आनी कैसे है। अच्छा जनाब, इसी पॉइंट पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी मेरे गोल्स के साथ अचीव करना शुरू कर देंगे तो फिर मेरा जो पर्सनल लाइफ थी वो तो फिर साइड होना शुरू हो जाएगी। मैं तो पूरा दिन अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता रहूँगा, अपने बारे में तो टाइम ही नहीं निकाल पाऊँगा। हो सकता है कि मेरे और भी कुछ गोल्स हो, मैं उसको अचीव करना चाह रहा हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले भी अपनी गुफ्तगू में ऐसा बनाया था कि जो अब अच्छे जो कॉर्पोरेट लेवल के स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, वो आपके पर्सनल जो एक्टिविटीज़ गोल्स होते हैं उनको भी बड़ा फोकस करते हैं। फैमिली इवेंट्स भी होते हैं। फैमिली इवेंट्स कराने का मकसद ये होता है कि आप अपनी फैमिलीज़ को भी मिलते हैं, इंट्रैक्शन बढ़ता है, उसमें भी आपको जो है ना, आप कुछ चीज़ें सीखते भी हैं और ज़रा रिलैक्स भी होते हैं। दूसरा ये हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन कोशिश ये करती है, उसको पता है कि जितना अच्छा आपका रिसोर्स पर्सन मौजूद होगा वो उतना ही बेस्ट परफॉर्म करेगा। मैं जो बिलो एवरेज ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा जो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनका इस पर टोटल फोकस इस पर है। और जो उनका HR डिपार्टमेंट नंबर 1, सेकंड उनका एक डिपार्टमेंट, मैंने HSC डिपार्टमेंट की बात की, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, ये थर्ड उन्होंने साथ अटैच कर दिया क्वालिटी वाले डिपार्टमेंट को, क्वालिटी एश्योरेंस को। जब ये 3-4 डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं तो इससे बेसिकली बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉयज़ को भी दिया जा रहा होता है। जैसे मैं भी रिसेंटली हमने सुई नॉर्दर्न गैस के अंदर अब वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए हम जो है ना कि इंटरनल जिम जो है वहाँ पे दिया गया। ग्राउंड के अंदर एक बना दिया गया, ओपन जिम जिसे कह लें हम। अब ओपन जिम कैलिस्थेनिक्स वाला, हाँ जी, ओपन जिम में थोड़ा सा ये है कि आप रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे अब मैंने बताया ना कि 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद खुद ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आप अपनी सीट छोड़ दें, तो सीट छोड़ के आप वहाँ पे एक वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, वॉकिंग ट्रैक में आप चक्कर लगा लें, फूल शूल लगे हुए हैं, ज़रा वो इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है। कुछ अपने आप को कोई आपने जो ओपन जिम की जो चीज़ उनको इस्तेमाल करें, उससे वो बेहतर हो जाता है। सेकंड, फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकायदा प्रिविलेज लीव का कॉन्सेप्ट है कि वो कहते हैं कि आप ना कुछ अरसे के बाद साल में आपको 15 दिन से लेकर 1 महीना तक की आपको लीव है, और वो विद पे होती है कि जिसमें आप कहीं भी घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। उसमें वो आपको फेयर असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है क्या बर्न आउट ना हो। अब करना क्या है, कुछ चीज़ें तब्दील करने की ज़रूरत है। तो उसमें नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमारा कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा, इसमें हम उसे कहते हैं 3W 3M। 3W 3M, ओके। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट था 21/90। तो 21/90 ना ज़रा वो समझने से मुश्किल था, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया है। 21 मीन 3 वीक्स 3W, ओके, और 3M मीन 3 मंथ 90, ओके, 90 से मुराद 3 मंथ। तो उसमें है कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ हैबिट, अ चेंज इन हैबिट, इट विल जस्ट टेक 3 वीक्स, ओके। 3 हफ्ते के अंदर आप अपनी एक आदत बदल भी सकते हैं और एक नई आदत पैदा भी कर सकते हैं। ओके। अब हमने करना क्या है, अपना एक शॉर्ट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। हमने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखें, आगे हमारी ग्रोथ कहाँ पर है, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। थ्रेट्स भी देखनी है आपकी, थ्रेट्स इंटरनल थ्रेट्स भी होंगी
ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी थ्रेट्स हैं, फैमिली थ्रेट्स भी मौजूद हैं, फ्रेंड्स की तरफ से भी होंगी, इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। फिर अब अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं, फिर आप अपनी देखते हैं वीकनेसेस क्या क्या है। अब उसके हिसाब से आपने क्या करना है, स्ट्रेंथ में अपनी स्ट्रेंथ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी वीकनेसेस पे आपने ओवरकम करना है। अब वो कैसे होगा, आप अपनी कोई आदत देखें कि मेरी यार ये आदत ख़राब है, तो वो अगर आप 3 हफ्ते लगाते हैं उस पर, तो आप अपनी वो आदत को तब्दील कर लेते हैं। तो 3 वीक्स में और 3 मंथ में पूरा एक लाइफ स्टाइल बनता है। 3 मंथ में जब आप 3 वीक्स करके करेंगे तो बेसिकली आप 5-6 चीज़ें एक अडॉप्ट जब कर लेंगे तो बेसिकली आपका एक लाइफ स्टाइल जो है ना वो बनना शुरू हो जाएगा। लाइफ स्टाइल का मतलब वही लाइफ बैलेंस है कि उसमें आपने अपनी सेहत को भी तवज्जो देनी है, फैमिलीज़ को। कॉरपोरेशन आजकल फोकस करती है, वो कहते हैं आपकी सबसे अहम चीज़ जो है ना वो आपकी फैमिली है। अगर आप फैमिली वाइज आप सेटिस्फाई करते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बेहतर काम करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अगर काम किया जाए तो बेसिकली हम ये जो बैलेंस लाइफ जो है वो उसको अचीव कर सकते हैं। सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप जो है वो डिस्कस करें। कॉलर ने लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल हम ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, गुजारिश ये है कि आपके पीछे शायद टीवी चल रहा है, उसका या तो वॉल्यूम बंद कर लें, वॉल्यूम कम कर लें या टीवी को बंद कर दें। हेलो जी जनाब, सवाल कीजिएगा। कमर से दर्द शुरू होता है, वो सज्जी टांग में बंद नहीं हो रहा, बहुत दर्द होता है सज्जी। अच्छा, इस दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन करेंगे? डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपके सवाल को। जी डॉक्टर साहब प्लीज़ सुनिएगा सवाल को, क्या कहना चाह रहे हैं? जी बोले। मेरी टांग में दर्द होता है। ठीक है। वो कह रहे हैं सर टांग में उनका कमर से दर्द शुरू होता है और वो टांग तक रेडिएट करता है। ठीक, कब से दर्द है आपको? हाँ जी, एज, ये डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहे हैं, उनका जवाब दीजिएगा सवालों का। कब से दर्द है आपको? कब से दर्द है आपको? ये 2-3 महीने से मैं दिल का मरीज हूँ, बैटरी लगी हुई है। अच्छा, बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो कहाँ से आप बोल रहे हैं, किस इलाके से? मुल्तान से। अच्छा चलें, ठीक है। आप ऐसा करें, ज़रा एक दफ़ा थोड़ा सी तकलीफ़ कर लें, आप निश्तर आ जाएं, मंगल या जुमेरात को आके दिखा दें, तो हम आपको देख लेंगे और उसके मुताबिक फिर दवाई लिख देंगे। कहाँ आ जाऊँ? निश्तर के आउटडोर में, हड्डी जोड़ के आउटडोर में, मंगल और जुमेरात, इन दोनों दिनों में से कोई। निश्तर में आ जाऊँ? निश्तर के हॉस्पिटल में, आपको निश्तर हॉस्पिटल में आना है जी। डॉक्टर साहब आपके पास मौजूद होंगे, जो हड्डी जोड़ का, हड्डी का जो वार्ड है उसमें आप आएंगे, आप जो है वो वहाँ पर डॉक्टर साहब आपका मुआयना करेंगे और उसके बाद आपको जो है वो डायग्नोस करने के बाद आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे और फर्दर जो आपके जो उन्होंने करना होगा वो डॉक्टर साहब वहीं पर करेंगे। जनाब, हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस पे जो है वो बात कर रहे थे, उम्मीद करते हैं कि कॉलर का जो है वो जवाब उन्हें मिल गया होगा। अच्छा, इसके अंदर जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की भी बात कर रहे थे, अपने गोल्स की भी बात कर रहे थे। एक शख्स है जो स्टूडेंट है, जो जॉब नहीं करता इस वक्त, वो किसी अपने एक ख़ास गोल की तरफ लगा हुआ है, वो अपने आप को कमरे में लॉक कर चुका है, उसके लिए ज़रा बताइएगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट या एक्सरसाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो पूरी ज़िंदगी ही अपने उस गोल को अचीव करने में लग गया है ना। जैसे डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अभी MD कैट का रिजल्ट गुजरा है, बच्चे कुछ नाना भी थे, कुछ का अचीव भी हो गया था, तो वो जिन्होंने अपने आप को बंद किया हुआ था कमरे में, वो तो मेहनत कर करके ही थक चुके थे इस वक्त। जी मेरे ख्याल जब हमने गुफ्तगू स्टार्ट की तो हमने कहा था कि भाई हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। स्मार्ट वर्क में स्पेसिफिकली आप काम करते हैं, स्पेसिफिक टाइम, 1 घंटा आपने, या आप 35 मिनट्स पढ़ लें, लेकिन उसके बाद 10-15 मिनट की ब्रेक देने के। जो 35 मिनट्स आप जब कर रहे हैं तो वो फोकस होना चाहिए। उस दौरान में फिर आपको अवॉइड करें कि आपने स्क्रीन की तरफ नहीं जाना, ठीक है, और आपने कोई बाकी एक्टिविटीज़ नहीं करनी, तो फिर आपका रिजल्ट निकलता है। मेन चीज़ जो है वो अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए सबसे अहम चीज़ है कि हम प्रायोरिटीज़ को सेट करते हुए फिर काम करें। मैंने पहले कहा था कि नींद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम 6 to 8 आवर्स की नींद ज़रूर लें, उसके बाद छोटी सी एक्सरसाइज, बाकी अपने लास्ट बिल्कुल 10 सेकंड्स हैं, अगर आप इसमें अपना कोई पैगाम देना चाहें, अगर बात को कंक्लूड करना चाहें, बिल्कुल 5 to 10 सेकंड्स में। जी, उसमें मेरा फोकस यही है कि आप लोग फोकस होकर काम करें, और जो मैंने 3W3M वाली टेक्निक बताई है, अगर आप उसको करेंगे तो उसको बेहतर हो जाएगा अपनाएं और आपकी, ताकि आप अपने गोल्स को बेहतर तरीके से जो अचीव कर सकें। नदीम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का, आपने बड़ा इन डिटेल बताया कि किस तरह हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं और किस तरह हम अपने गोल्स को जो अचीव कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का ये हिस्सा आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हम जो स्पाइन की सर्जरी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, वहीं से उस गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर और हमने अब जो है वो स्पाइन सर्जरी के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करनी है। हमने मिथ्स को डिस्कस किया, उसको बर्स किया। नाज़रीन, उस पर जाने से पहले, अपने टॉपिक पर जाने से पहले हमारे साथ रिपोर्टर रोही टीवी हसन मलिक जो कि मौजूद हैं। आज ज़रा मौसम कुछ बेहतर हुआ है, मौसम के बारे में आगाह करेंगे। जी हसन, क्या सूरत हाल है जी वेदर की? जी, मुल्तान शहर और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान शहर के बासियों को तो जो ही नवंबर स्टार्ट हुआ था तब से ही इंतज़ार था कि मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश होगी, लेकिन नवंबर भी गुजर गया, दिसंबर भी गुजर गया। आज साल के आखिरी रोज़ मुल्तान शहर के बासियों ने सर्दियों की पहली रिमझिम देखी और जहां एक जानिब मुल्तान शहर का मतला अबर आलूद रहता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं दूसरी जानिब खुश्क सर्दी की शिद्दत भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आज हल्की सर्द हवा चलने की वजह से मुल्तान शहर का मौसम कदरे जो सर्दी है वो अपने जोबन पर रहती हुई दिखाई दे रही है। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 19 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात की जाए तो आज शहर में हवा में नमी का तनासुब भी कदरे बेहतर है, जो कि 95% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो बारिश के बाद से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कदरे बेहतर रहता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 180 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान आज 13वें नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि हद निगाह कदरे बेहतर है, धुंध की शिद्दत में कमी रहती हुई दिखाई दे रही है, तो M4 मोटरवे और M5 मोटरवे की बात की जाए तो M4 मोटरवे अब्दुल हकीम से शेरशाह तक और M5 मोटरवे शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुली हैं। और तर्जमान मोटरवे की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूँकि हद निगाह भी बेहतर है और ओवरऑल जो वेदर कंडीशंस हैं वो भी कदरे बेहतर हैं, तो इसलिए मोटरवे को किसी भी किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद नहीं किया गया। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुल्तान शहर का मतला अबर आलूद रहेगा और बारिशों का ये सिलसिला जो है ये आज रात तक इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। और कल से मौसम जहाँ एक जानिब दर्जा हरारत में नुमाया तक कमी देखने में आएगी तो मौसम भी खुश सर्दी की लपेट में रहने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया हसन, आपने तफसीलन आगाह किया कि वेदर की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, हम कल के प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि ड्राई वेदर है और अल्लाह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द बारिशें होंगी ताकि ये जो थ्रोट इरिटेशन है, आइज़ इरिटेशन है और जो ड्राई वेदर के साथ मुंसलिक बीमारियां हैं वो कम होना शुरू होगी। एक इन्फ्लुएंज़ा भी, वायरल इन्फ्लुएंज़ा भी फैला हुआ था। नाज़रीन, अल्लाह का शुक्र है कि बारिशें हुई और मौसम जो है वो कुछ खुलना शुरू होगा, कुछ बेहतर होना शुरू होगा। इसी के साथ साथ हमें जो तलकीन की जा रही है स्टेट की तरफ से कि हमने गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना, हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, मास्क को पहनना है, उस पर भी अमल करें ताकि हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकें, अपने बच्चों की सेहत का जो है वो ख्याल रख सकें। डॉक्टर साहब, हम स्पाइन सर्जरी के हवाले से तफसीलन जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। आजकल हम ये देख रहे हैं कि स्पाइन के मर्ज़ के बारे में जब भी हम बात करते थे तो बुढ़ापे से उसको ज़रा जो है वो रिलेट किया जाता था, लेकिन अब तो यूथ में आना शुरू हो गया है और हम यंग जनरेशन में ये देख रहे हैं कि ये मर्ज़ कमर के दर्द जो है वो शुरू हो गई। इसकी क्या वजह है? आप एज ए डॉक्टर, एज एन एक्सपर्ट क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबसे बड़ी बात जो है वो हमारे बैड पोस्चर्स हैं। हम वर्किंग आवर्स के अंदर भी और इवन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इवन 8, 9, 10 क्लास के बच्चियाँ जो हैं इनको भी अगर हम देखें तो जो इनका पढ़ने का स्टाइल है, उनका जो पोस्चर है वो बहुत ही रफ पोस्चर है, बैक पोस्चर बैक वाला। जी, यस, एक ये बात है। दूसरा, जो भी वो टैब है या मोबाइल है या लैपटॉप है, जो भी चीज़ें वो यूज़ करते हैं उसका डिस्टेंस जो है आइज़ का वो मेंटेन नहीं रखते। और तीसरी बात ये है कि जो हमारे आजकल की न्यू जनरेशन है, इनके जो मसल्स हैं वो टोन अप नहीं है, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ विद टाइम हमारे मुल्क के अंदर जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। चौथी चीज़ ये है कि जो कैल्शियम और विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से मैं ये समझता हूँ कि जब बैड पोस्चर आप ऑप्ट करते हैं तो आपकी कमर थक जाती है। अच्छा सर, इसमें ऐड कर दीजिएगा कि एक सही पोस्चर क्या होना चाहिए? बचपन में स्कूल्स में दिखाया जाता था कि अपराइट पोस्चर होना चाहिए, वो क्या है अपराइट पोस्चर? राइट पोस्चर ऐसे है जैसे अगर नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, जब आप चेयर पे या बैठते हैं या बेड की टेक लगाते हैं तो आपके जो हिप्स हैं ये आपकी बैक को टच करने चाहिए। तो इस तरह बैठे, बैक आपकी टच कर गई। और अगर आपने पढ़ना है तो आपकी जो चेयर है उसके जो चेयर के जो आर्म्स होते हैं उसके ऊपर एक फट्टी बनाकर रखें, उसके ऊपर अपनी बुक, टैब और लैपटॉप रखें। एक आपका पोस्चर ठीक रहेगा। दूसरा, आईज का जो डिस्टेंस है
वो बहुत ही एडिक्वेट होगा, तो मैं ये समझता हूँ तो आप इन मसाइल से मोर देन 70% आप काबू पा सकते हैं। आपको डॉक्टर्स की जो है पास जाने की जरूरत शायद नहीं रहे। इसी में सर वो हमें एक और चीज़ भी सिखाई जाती थी स्कूल्स में कि जब आपने वेट पिक करना है तो एक आपका बैक उस तरह नहीं का बैठ के आपने उठाना है, उसमें भी बताइएगा। हाँ, बहुत ही खूबसूरत बात। बिल्कुल, जब भी आप कोई हैवी वेट उठाएं आप कमर को मत झुकाएं, आप अपने नीज को बेंड करें। अपने घुटने जो है अगर बेंड करेंगे तो सारा जो वजन है वो आपके थाइस के ऊपर आएगा, आपकी बैक फ्री हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने घुटने नहीं बेंड किए हुए और वैसे ही झुक गए हैं तो सारा जो वजन है वो आपकी कमर पे आएगा, और अगर आपने अपनी कमर को स्ट्रेंथन भी नहीं किया हुआ तो फिर क्या होगा, या आपका मसल फटीग हो जाएगा, थक जाएगा, या आपकी डिस्क स्लिप हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। अच्छा, इसमें अगर किसी को, जैसे हम बता रहे हैं, ये तो एहतियाती तदाबीर हैं जिनसे जो है वो बचा जा सकता है, और अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, मसल ट्रेन करते हैं तो बेहतर किया जा सकता है। इसमें ज़रा ये बताइएगा कि किसी को मर्ज हो गया और वो डिले करता है उसको, तो फिर कितना जो है वो, जैसे आपने शुरू में भी बताया कि फिर अगर कुछ डॉक्टर करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता, इसका तफसीलन जवाब दीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल हम ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसेस नियाज है। ये आज से कोई 10 साल पहले जी हुआ था मुझे आसाब का मसला। ठीक है। तो उसकी वजह से ना मैं फिर काम नहीं कर सकती। आराम तो आ गया है, लेकिन अब भी मैं काम करती हूँ ना, जब कपड़े वगैरह धोने होते हैं घर के कामों के बाद, तो फिर मैं सो नहीं सकती रात को, शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब आप अगर इनका जवाब देना। जो इनकी बात है उससे मुझे ये लगता है कि इनसे ये पूछना पड़ेगा कि ये दूध कितना इस्तेमाल करती हैं। जी मैम बताइएगा। तो दूध पीती हैं आप? जी जी। रोजाना दूध खुद पीती हैं, चाय पीती हैं? जी मैं चाय ले लेती हूँ। हाँ, ये मसला है कि आप चाय लें, मैं आपको रोकता नहीं, चाय आप पिए, लेकिन एक काम करें कि आप दूध का एक गिलास जो है ना, नीम गर्म दूध का गिलास, एक सुबह और एक शाम को ये इस्तेमाल करें तो आपके असाब जो है वो बेहतर हो जाएंगे। ओके। और जो है ना, ये मेरे सर में भी बहुत शदीद दर्द रहता है, उल्टी तरफ, ये साइड पे। हाँ, तो उसमें ये देख लें आपकी आंखों की बनाई ठीक है, आपकी आंखों की बनाई कम तो नहीं हो रही। अगर आंखों की बनाई कम हो रही हो तो उससे भी सर दर्द शुरू होता है। हाँ जी, ये इसके साथ मुझे मसला है, मैं धागा वगैरह नहीं डाल सकती सुई में। एग्जैक्टली। तो वो आंखें भी एक दफा चेक करा लें किसी डॉक्टर साहब से। अगर छोटी मोटी ऐनक लगती है तो वो लगा रहे हैं, ये अपना गर्दन का दर्द जो है वो बेहतर हो जाएगा आपका। जी। और ये साइड पे दिमाग जो है ना, इस पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, दबाव बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। जी उसका इशूज डॉक्टर साहब वही बता रहे हैं कि आप अपना ग्लासेस जो है वो एक दफ़ा प्रिस्क्रिप्शन चेक करवा लें, जो आपको अगर आपको कोई नंबर लगता है तो वो भी देख लें, अगर आप लगवा लें। इसी के साथ साथ दूध का इस्तेमाल डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप करें, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो सवाल किया है उसका जो है वो आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल कर रहा था कि अगर किसी को मर्ज हो चुका है और वो, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब अगर कोई डिले करता है उस प्रोसेस में, क्योंकि हम पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना, कि एक दफ़ा डॉक्टर के पास चले गए तो फिर तो सर्जरी होनी है, और फिर सर्जरी के साथ आपने बताया कि किस तरह के मिथ्स, उम्मीद करते हैं कि हम बस करने में आज कामयाब हुए होंगे। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ये ऐसे ही होगा। हम टाइम टू टाइम हमें ये करना पड़ेगा। अच्छा, जो आपकी बात है, देखिए हराम मग़ज़ जो है नर्वस टिश्यू अल्लाह ताला ने बनाया, दिमाग की कंटिन्यूशन है जी। तो ये नर्वस टिश्यू है, बहुत नाजुक टिश्यू है, ठीक है। इसके ऊपर अगर एक कंप्रेशन, एक चीज़ पड़ी रहती है, लगातार पड़ी रहती, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, उस प्रेशर की वजह से जो साइन सिम्टम आ रहे हैं उसके, ठीक है, लेकिन आप ये देखें आपका प्रेशर तो वही पड़ा हुआ उसके ऊपर, हराम मग़ज़ के ऊपर। बिल्कुल। अगर वो कंटिन्यूस प्रेशर पड़ा रहता है तो हराम मग़ज़ के अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं जो रिवर्सिबल नहीं होती। हम एज ए डॉक्टर जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, हम जाकर वो प्रेशर तो ख़त्म सारा कर सकते हैं, हम उस हराम मग़ज़ को चलाने में कोई हेल्प आउट नहीं कर सकते। ये नेचुरल है और ये फिर अल्लाह ताला नहीं कर रहा है। नाज़रीन मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे स्पाइन सर्जरी के हवाले से, और इससे मुंसलिक जितने भी मिथ्स हैं जो लोगों के जहन में सवालात आते हैं, उनको हमने जो है वो बर्स करने की कोशिश की, और वो जो सवाल हैं उनके आंसर देने की जो है वो कोशिश की। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हालिया एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो नेशनल कोर्स भी हुआ, जिसमें इंटरनेशनली डॉक्टर्स ने यहाँ पर जो है वो निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में आए, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी मुल्तान की, पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। उस हवाले से तफसील
तफसीलन जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, उनका हम सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, मैं दौरा से हूँ। जी जनाब, एक गुजारिश है कि पीछे आपके टेलीविज़न की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, आप उसको ज़रा कम कर लें ताकि आप सवाल आसानी से सुन सकें। अब ठीक है सर? जी जी बिल्कुल। जी सवाल कीजिएगा। जी सर, मुझे ना GBS हुई थी 2020। सॉरी, क्या हुई थी? GBS। टीबी? GBS। अच्छा GBS हुआ था, जी जी ठीक है। और वो तक भी मेरा ख्याल है कॉल जो है वो सर ड्रॉप हो चुकी है। हम जो अभी इंटरनेशनल कोर्स हुआ है उसके बारे में बताइएगा। आपने भी सिंगापुर से जो है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ से आपने जो है वो अपना स्पाइन के हवाले से, सर्जरी के हवाले से पढ़ा था। इसके आपके प्रोफेसर्स भी आए हुए थे, उसके बारे में ज़रा तफसीलन बताइएगा कि कोर्स क्या था, इसकी अहमियत क्या थी, क्या क्या इसमें डिस्कशन हुई। जी बिल्कुल, ये हमारा जो कोर्स था ये एशिया पैसिफिक स्पाइन सोसाइटी के तवज्जुह से था, इंटरनेशनल कोर्स था। और मैं बड़ा लकी था कि मेरे जो मेंटोर, मेरे जो टीचर्स हैं पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनली, क्योंकि मैं नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सिंगापुर से फेलोशिप करके आया था, तो वो लोग भी आए हुए थे। प्रोफेसर डेनिस हे फ्रॉम सिंगापुर, और साउथ कोरिया यूनसाई यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर साहब थे, फिर UK से थे, लंदन से प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर अब्बास, इसी तरह दुबई से और लंदन से जो है प्रोफेसर इम्तियाज़ हाशमी साहब थे। और हमारी जो नेशनल फैकल्टी थी वो भी बहुत रिनाउंड फैकल्टी फ्रॉम पेशावर टू कराची, वो ट्रैवल कर आए। तो कोर्स का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि जो हमारे यंग फेलोज़ हैं, जो हमारे ट्रेनी लोग हैं, PGR जिनको हम कहते हैं, उनको स्पाइन के मुतल्लिक कुछ पता चल सके कि स्पाइन एक स्पेशलिटी है और स्पाइन का आउटकम कैसे होता है। जब आप एक ट्रेंड स्पाइन सर्जन बनते हैं तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि जितने भी स्पीकर्स थे, जो हमारी रिस्पेक्टेड फैकल्टी थी, उन्होंने अपना वर्क दिखाया, लोगों को, डॉक्टर्स को बताया कि मैं ये करता हूँ, ये MIS चीज़ें हैं, ये एंडोस्कोपिक है, ये माइक्रोस्कोपिक है, दुनिया कैसे स्पाइन की चेंज हो गई है। तो जब वो अपने रिजल्ट्स दिखाते हैं आपको, तो हम भी एज ए स्पाइन सर्जन देखते हैं कि कौन सा बंदा इंटरनेशनली इस प्रोसीजर को, इस डिजीज़ को कैसे लेता है और क्या उसका प्रोसीजर करता है और उसका रिजल्ट कैसा आता है। तो उन रिजल्ट की बेस के ऊपर पूरी दुनिया में आपको पता है चीज़ों की इनोवेशन होती है, चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं। तो वो बहुत ही खूबसूरत इंटरनेशनल कोर्स था। उस कोर्स के अंदर एजुकेशनल खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट लेक्चर्स थे, फिर हमने हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स कराई। 100 बोन्स होती हैं जो पार्टिसिपेंट आए थे, पहली दफ़ा हिस्ट्री में 160 के अराउंड बट पार्टिसिपेंट जो है वो रजिस्टर्ड हुए पाकिस्तान के अंदर। 160, यस, इट वाज अ लार्ज नंबर, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ स्पाइन सर्जरी। तो जो बोन्स हमने रखी हुई थी उनके ऊपर हमने उनको स्क्रू डलवाए, कैसे इंसिजन देते हैं, कैसे उसको बोन को काटते हैं, कैसे आप स्क्रू डालते हैं। इसी तरह फिर निश्तर अस्पताल की मैं इंतज़ामिया का, वाइस चांसलर साहब, प्रिंसिपल साहब और जो मेरे अपने प्रोफेसर्स हैं, मेरा डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ। थिएटर के अंदर जिन लोगों ने काम किया, फिर हम लाइव सर्जरी करवा कर दिखाई उनको, तो पहली दफ़ा लाइव सर्जरी भी परफॉर्म की गई। अच्छा, इस कोर्स को पाकिस्तान की तारीख का बड़ा कोर्स कहा बड़ा कोर्स 100% ऑन एविडेंस बेस्ड आप कह सकते हैं कि इट वाज द वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पाइन कोर्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा सर, इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि एक कोर्स है, इसको कोर्स क्यों कहा जा रहा है? कोर्स को अगर आप ज़रा डिफाइन करें तो ये वर्ड ज़रा ना थोड़ा सा। यस एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये एशिया पैसिफिक स्पाइन सोसाइटी की तरफ से था। तो सर्टिफिकेशन जो होती है, जो आप पार्टिसिपेंट को और फैकल्टी को सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो वर्कशॉप और स्पाइन कोर्स बोथ। ओके। और उस सर्टिफिकेट के ऊपर ये लिखा हुआ था कि ये वर्कशॉप और स्पाइन कोर्स है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि हमारे यहाँ रिसर्च की हमेशा ये बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस तरह के कोर्सेज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हम बात करेंगे, एक तो हमारे यहाँ कमी क्यों है, लोग डॉक्टर्स जो है वो कतराते क्यों हैं, और दूसरा आप बताइएगा कि हमारी ये जो यंग जनरेशन है, आप जैसे प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्या ग्रेविटेट हो रहे हैं जिद्दत की तरफ और सीखना चाह रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि देयर इज़ नो सेकेंड ऑप्शन। मैं अपने जूनियर्स को भी कहता हूँ कि इंटरनेशनल जब आप जाते हैं तो आपकी जो रिकग्निशन है वो रिसर्च से होती है जी, कि आपने क्या किया है। अगर आपकी रिसर्च नहीं है, आपके पेपर्स नहीं हैं, तो कोई बंदा आपको सर्जरी तो नहीं करवा कर देखेगा। दूसरी बात जो आपने बात की कि हम टिल्ट हो रहे हैं जिद्दत की तरफ, मैं आप लोगों को एक बात खुशखबरी देना चाहती हूँ। ये मिथ ज़रूर है, लेकिन फॉर गॉड सेक पाकिस्तान के अंदर जो स्पाइन सर्जरी हो रही है वो बहुत एडवांस स्पाइन सर्जरी है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अगर हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान के अंदर इस वक्त
बहुत एडवांस स्पाइन सर्जरी हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हम तमाम प्रोसीजर्स कर रहे हैं जो इंटरनेशनली किए जाते हैं। ओके। ऑल्दो हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेशंस आती हैं रिसोर्सेज के हवाले से, हम एक ऐसा मुल्क नहीं है जहां आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज, पैरामेडिक्स हैं, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर बहुत अच्छी डिलीवरी दे रहे हैं। अप्रिसिएशन की भी ज़रूरत होती है, वो भी करना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है, अप्रिसिएशन जब मिलेगी तो एक मोटिवेशन भी होती है, क्योंकि सर हम अब बिल्कुल लास्ट हिस्से में हैं प्रोग्राम के। अगर आप इसमें अपना पैगाम देना चाहें तो प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा, बिल्कुल 30 to 40 सेकंड। जी बिल्कुल, मैं मैडम सीएम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह आपने कार्डियोलॉजी को टेकअप किया है तो आपको चाहिए कि आप स्पाइन सर्जरी और ट्रामा स्पाइन जो है उसको भी करें। पंजाब और साउथ पंजाब, अपर और लोअर दोनों के अंदर एक एक रीहैब सेंटर बनाएं। और आखिरी बात जो नाज़रीन के लिए मैं कहूँगा, अपना वज़न प्लीज़ ना बढ़ने दें। अपनी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो जो रात को 10-11 बजे आप लोग ये जो जंक फूड और उसके साथ जो फास्ट फूड मंगवाते हैं इसको छोड़ दें काइंडली, और अपने पोस्चर्स को बेहतर करें। मैं स्टूडेंट्स को, जो यंगस्टर्स हैं, उन अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये कहता हूं। थैंक यू सो मच सर। प्रोफेसर डॉक्टर मज़हर अली चौधरी साहब नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद थे। हमने स्पाइन के हवाले से इन डिटेल डिस्कशन की और जितने भी मिथ्स हैं उनको बर्स्ट करने की कोशिश की, जितने भी सवाल जहनों में आ सकते हैं उनका आंसर किया। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।